हेलो एवरीवन, आज के इस रिवीजन सीरीज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक और न्यू चैप्टर एंड दैट इज हेरिडिटी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम इतनी भी क्या जल्दी थी रिवीजन सीरीज की, पूरा चैप्टर का नाम तो लिख लिया होता, हेरिडिटी के साथ साथ एवोल्यूशन भी तो है। आई नो हेरिडिटी के साथ एवोल्यूशन है, लेकिन एवोल्यूशन को हमें रिवाइज नहीं करना है। क्यों रिवाइज नहीं करना है? क्योंकि भाई अभी जो आपके 2021 में जो अभी मई मंथ में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उन एग्जामिनेशन में एवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तो इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो इसके पहले जो सेशंस हुए थे जहाँ पे शिप्रा मैडम ने आपको सभी चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हेरिडिटी भी आपको समझाया था और एवोल्यूशन भी समझाया था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। क्यों समझाया था भाई? क्योंकि अगर आप आगे जा करके 11th 12th में बायोलॉजी लोगे ना, तो वहाँ पे आपको एवोल्यूशन चैप्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और एडवांस फॉर्म पढ़ना है एवोल्यूशन टॉपिक का। तो भाई वो एडवांस फॉर्म तभी आपको समझ में आएगा जब आपको एवोल्यूशन के बेसिक्स क्लियर होंगे। तो बेसिक्स के लिए मैम ने आपको क्लास 10th में इस चैप्टर में हेरिडिटी के साथ साथ एवोल्यूशन भी अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, उनने समझा दिया, आपने समझ लिया। लेकिन जब बारी आती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की, तो रिवीजन के लिए हम एवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के ऊपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस रिवीजन सीरीज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये रिवीजन सीरीज़ का सेशन हेरिडिटी टॉपिक के साथ। अब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स को हम आज के इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, क्यों ना हम उस वर्ड को ही समझें कि ये वर्ड एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि पूरा का पूरा अभी हम जो भी हमारे अपकमिंग सेशन में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, ये सब के सब रिलेटेड हैं किसके साथ? एक ही वर्ड, हेरिडिटी के साथ। तो आखिर ये हेरिडिटी है क्या चीज़? अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है जैसे कि आप अभी क्लास 10th में जो है ना साइंस पढ़ रहे हो, 9th में भी आपने पढ़ी है, अब हो सकता है कि आप 11th 12th में भी जाकर के बायोलॉजी लो, तो आप आगे और चीज़ें पढ़ो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सभी लोग क्या करें, साइंस पढ़ें। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को साइंस पसंद नहीं भी होती है, तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हेरिडिटी एक ऐसा वर्ड है जो सबको पता है, सभी इस वर्ड से क्या है, फेमिलियर है। चाहे साइंस पढ़ी हो, चाहे ना पढ़ी हो, कोई स्कूल गया हो ना गया हो, हेरिडिटी एक ऐसा वर्ड है जो जिससे सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक फैमिली है, ठीक है, मम्मी है, पापा है और उनका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, बेबी बॉय है, वो बॉय है। अब बॉय से पूछा गया कि भाई आपकी सेहत का राज क्या है? तो बच्चे ने बोला कि पता नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारे मम्मी पापा हैं थोड़े से हेल्दी अच्छे, वो भी खाते पीते घर के हैं, तो मम्मी पापा मोटे हैं इसलिए हम भी मोटे हो गए। ठीक है, बच्चे ने ये जवाब दिया। एग्जैक्टली उसने हेरिडिटी वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके कहने का मतलब वही निकला कि मम्मी पापा मोटे हैं इसलिए मैं भी मोटा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटी है। चलो ठीक है, बच्चे को हटाओ, अब हम बात करते हैं मम्मी पापा से कि भाई उनकी सेहत का राज क्या है। मम्मी से पूछा गया कि भाई मम्मा आप बताइए कि आप क्यों इतनी सेहतमंद कैसे हैं? तो मम्मा ने बोला कि अरे वो तो औरतों के साथ होता ही है, बच्चे होने के बाद जो है ना मोटे हो ही जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि नहीं, हमने तो आपको पहले भी देखा है ना, जब आपका बच्चा नहीं भी हुआ था तो भी आप कैसी थी, थोड़ी सी थी हेल्दी। तो उन्होंने बोला कि अरे उसका रीज़न ये है कि हमारे जो मम्मी पापा है ना वो भी मोटे थे, तो हम भी मोटे हो गए, हेरिडिटी है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में पापा जी से पूछा गया कि पापा जी आप क्यों हैं ऐसे? तो पापा जी ने बोला कि हमारे भी मम्मी पापा सेम, जैसे हमारी वाइफ का है ना, वैसे ही मेरा भी वही केस है कि मेरे भी जो पेरेंट्स थे, यानी कि हमारे बच्चे के दादी दादा नाना नानी सब कैसे हैं, मोटे हैं। ठीक है, सब हेल्दी हैं, इसलिए हम भी जो है ना काफ़ी तंदुरुस्त हो गए हैं, अच्छे खासे खाते पीते घर के दिखते हैं। हालांकि हम इतना खाते नहीं हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि पूरा टाइम खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बिल्कुल ऐसे रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम तो हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, और जितना खाना चाहिए उतना ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हेरिडिटी है।
ठीक है, ये हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या निकला। अब हो सकता है कि इन लोगों ने कभी साइंस ना पढ़ी हो, या चलो इनने पढ़ी भी है, लेकिन इनका ये जो बच्चा है इसने तो अभी साइंस नहीं पढ़ी, ये तो अभी छोटा ही है, लेकिन इसको भी ये चीज़ पता है कि मेरे मम्मी पापा थोड़े से हेल्दी हैं, इसकी वजह से मैं भी हेल्दी हो गया हूँ। तो ये यहाँ पे क्या, किस चीज़ के ऊपर बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है हेरिडिटी की, कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स किस में आ जाते हैं, बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, माँ बाप के पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो कि वो क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जिसको हम प्रोजेनी भी कहते हैं, अपने बच्चों को यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को एज अ गिफ्ट दे देते हैं। तो मम्मी जी के जो मम्मी पापा थे यानी कि बच्चे के जो नाना नानी थे, वो भी थोड़े से हेल्दी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये जो कैरेक्टर है हेल्दी बॉडी वाला, ये दे दिया अपनी बेटी को, तो मम्मी जी भी क्या हो गई, थोड़ी सी हेल्दी हो गई। ऐसी किसके साथ हुआ है, पापा जी के साथ हुआ है। पापा जी के भी जो पेरेंट्स हैं यानी कि बच्चे के जो दादा दादी हैं, वो भी कैसे थे, हेल्दी थे। तो ये वाला जो कैरेक्टर है उनने अपने बच्चे को पास ऑन कर दिया, तो जो पापा जी हैं वो भी क्या हो गए, थोड़े से हेल्दी हो गए। तो हेरिडिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि सभी जानते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने टेक्निकल वर्ड कोई हेरिडिटी वाला यूज़ करे, मतलब सबको पता होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं डेफिनेटली पेरेंट्स से किसके अंदर आने वाले हैं, बच्चे के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब एक और किस हम देखते हैं, किसका, हेरिडिटी का ही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक हमारे पास फैमिली है, मम्मी है, पापा है और उनका बच्चा है। अब ये लोग हेरिडिटी से ज़्यादा इतने ऑब्सेस्ड हैं हेरिडिटी से कि कपड़े भी इनने कैसे पहनाए हैं अपने बच्चों को, मतलब पापा के कपड़े देखो ब्लू और ग्रीन। ठीक है, इस चीज़ को जो है ना मम्मा ने भी कॉपी करा है, मम्मा ने भी क्या किया है, ब्लू और ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दिया और किसको पहना दिया, बच्चे को बना दिया। तो ये लोग देखा जाए तो हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा ही क्या है, ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, अब बच्चे को देखो ध्यान से, देखो पापा की आंखें कैसी है, ब्लू कलर की है, ब्लू आइज। ठीक है, तो बच्चे की भी आंखें कैसी हो गई, ब्लू आइज हो गई। लेकिन मम्मी की आंखें कैसी हैं, ब्लैक कलर की हैं। ठीक है, तो बच्चे को एज अ गिफ्ट ब्लू आइज मिली है, किसने दिया है, पापा जी ने दिया है ना। तो ये क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया, मतलब कि एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो गया है मम्मी पापा से, या अभी पापा की बात कर रहे हैं तो पापा से एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो गया, किस में हो गया है, बच्चे में हो गया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में हो गया है, ऑफस्प्रिंग में हो गया है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, कानों की बात करें, ईयर्स की बात करें, बेसिकली पिन्ना की अगर हम बात करें, तो मम्मी के पिन्ना देखो हालांकि बाल से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पापा जी के, तो पापा जी के पिन्ना कैसे, थोड़े से बड़े हैं और थोड़ी की तरफ बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अब बच्चे से पूछा गया कि अरे भाई तुम्हारे कान ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे पिन्ना लंबे से हैं और ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो बोलेगा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे ये कैरेक्टर कहाँ से मिला है, मेरे पापा जी से मिला है, यानी कि ये क्या है, हेरिडिटी है। अब हो सकता है कि ये बच्चा जब आगे जाकर के बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, इसके भी बच्चे होंगे, तो इसके बच्चों के भी कान कैसे हो जाए, यानी कि पिन्ना कैसे हो जाए, लंबे हो जाए और ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए। वो भी क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हुआ। भाई आगे जाकर के ये भी तो हो सकता है कि पापा बने और पापा क्या करें, अपने बच्चों को कैरेक्टर को ट्रांसफर कर दें, तो वहाँ भी क्या हुआ, हेरिडिटी हुई। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर बालों की बात करें, तो पापा जी के बालों का जो कलर है, हालांकि बाल कम है थोड़े से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके बाल बना ही देते हैं। ये लो हमने बाल बना दिए। ठीक है, तो पापा जी के बालों का कलर कैसा है, ब्लैक है, लेकिन मम्मी जी के बालों का कलर कैसा है, ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, ऐसा कुछ तो भी है मिला जुला। तो बच्चे के भी पास भी कौन सा उसके भी बाल का कलर कैसा हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मम्मी से एक कैरेक्टर इसको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेरिडिटी हो रही है। तो क्या आपको हेरिडिटी वर्ड का मतलब समझ में आया। हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, अब बहुत बात कर ली हमने किसकी, हेरिडिटी की। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब कि जो बच्चा आ रहा है, मम्मी पापा से जो बच्चा आ रहा है, उसमें मम्मी के भी कैरेक्टर्स हैं, उसमें पापा के भी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी बच्चा क्यों एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखता है अपने मम्मी पापा की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके पहले जो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, कुछ सोच समझ के ही पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ दूर के कुछ रिलेटिव्स आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं। अब रिश्तेदारों का काम क्या होता है, आते हैं और आपसे बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने बड़े हो गए, जब हमने तुमको लास्ट टाइम देखा था तुम बिल्कुल इतने से थे, अब देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, है ना, यही काम होता है उनका। इसके साथ ही साथ वो जो है ना आपके फीचर्स, आपके जो नैन नक्श हैं वो
आपके पेरेंट्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अरे देख के बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल किस पे गया है, मम्मी पे गया है। या हो सकता है कि बोलें कि अरे ये तो बिल्कुल पापा पे गया है। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं मिलते जुलते रहेंगे आपके पापा के साथ, कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते रहेंगे आपकी मम्मा के साथ। ऑब्वियस सी बात है, हेरिडिटी है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप अपने माता पिता जैसे तो दिखोगे ही, लेकिन आप एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, जब हेरिडिटी की प्रोसेस चल रही है, माँ बाप से बच्चों के अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं, तो फिर बच्चा एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं दिखता है अपने पेरेंट्स की? रिश्तेदार आपको बोलते हैं कि आप अपने पापा जैसे दिखते हो। पापा जैसे दिखते हो का मतलब ये नहीं है कि आप क्या हो, बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी हो, ट्रू कॉपी हो, कि जैसे पापा दिखते हैं वैसे आप दिखते हो, आप बस उनका जो है ना एक छोटा वर्जन हो। या अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप अपने मम्मा जैसे दिखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मम्मा का क्या हो, एक कार्बन कॉपी हो, कि आपकी मम्मा का आप क्या हो, एक छोटा सा वर्जन हो। जैसे उनकी आंख है, जैसे उनका नाक है, जैसे उनका फेस कट है, डिक्टो आपका भी वैसा ही हो। ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उसकी भी तो कोई इंडिविजुअलिटी है कि नहीं है? वो भी तो एक इंडिविजुअल है, तो उसकी भी तो, उसके पास भी तो उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होने चाहिए ना, वो कैरेक्टर्स जो कि उसके माँ बाप के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और फैमिली की बात करें, ठीक है, सपोज ये क्या है, एक और फैमिली है मेरे पास, ठीक है, और इनका भी क्या है, एक बच्चा है ना। अब दोनों जो ये मम्मी पापा हैं और ये उनका बच्चा है, ठीक है। मम्मी पापा के पास हम बोलते हैं कि इनके आइज का कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है, और मम्मी के पास भी कौन सा कलर है, आंखों का ब्लैक ही है। लेकिन इनका जो बच्चा हुआ, इस बच्चे की आंखों का कलर क्या हुआ, ब्लू हो गया। अब ये कैसे हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया, हेरिडिटी क्या होती है, पेरेंट्स से बच्चे में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। अब हो सकता है कि ये जो पापा जी हैं, पापा जी के बालों का कलर हम बोलते हैं कि ब्लैक है, तो बच्चे के बालों का कलर भी क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। मम्मी की नाक थोड़ी सी कैसी है, चपटी सी है, तो बच्चे की नाक भी कैसी हो जाए, चपटी हो जाए। अब मम्मी पापा दोनों की ही आंखों का कलर क्या था, ब्लैक था, लेकिन जो बच्चा हुआ उसकी आंखों का कलर ब्लू कैसे हो गया? वही अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, तो फिर ये बच्चे की आंखों का कलर नीला क्यों हुआ, ब्लैक ही होना चाहिए था ना। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चा क्या है, एक इंडिविजुअल है ना, तो उसकी कुछ इंडिविजुअलिटी भी तो होनी चाहिए। तो ब्लू कलर की आईज क्यों हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में पहले भी तो हमने बात करी है अपने प्रीवियस चैप्टर में। उसमें वेरिएशन हुआ है, कुछ चेंजेस आए उसकी बॉडी में। वो चेंजेस आप बोल सकते हो कि उसकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस आए, और इन चेंजेस के कारण उसमें कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गए, और वो कैरेक्टर ऐसे थे जो कि उसके माँ बाप में थे ही नहीं, है ना। उसकी बॉडी में चेंजेस आए जिसके कारण उसकी आंखों का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये बताओ, ब्लू कलर की जो आंखें हैं, क्या उसके पिताजी के पास थी? नहीं थी। क्या मम्मी के पास थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें तो आई ना। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और ये जो वेरिएशन है ना, ये अब इसके पास रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज ये क्या था, ये एक बॉय था, ठीक है, ये क्या था, एक बॉय था, तो बॉय की आंखों का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। और ये जो ब्लू कलर की आंखें हैं ना, ये इसका एक कैरेक्टर बन गया है। अब हो सकता है कि आगे जाकर के जब इसकी कल को शादी होगी, बड़ा होगा, शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि इसके बच्चों का आंखों का जो कलर है वो भी क्या हो, ब्लू कलर का हो। क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या हो गई है, हेरिडिटी हो गई है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो गया है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आगे जाके जब ये पिता बनेगा, इसके बच्चे होंगे, तो ये अपनी ब्लू आइज का जो कैरेक्टर है, बेसिकली जो वेरिएशन हुआ है ना इसकी बॉडी में, जो चेंज आया है, ये वेरिएशन अब इसका क्या बन चुका है, इसकी बॉडी का एक कैरेक्टर बन गया है। अगर आपको इस बच्चे के बारे में, इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताना रहेगा, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, इसकी क्या है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, और उन आंखों का कलर क्या है, नीला है। तो वो वेरिएशन क्या बन गया, इसका कैरेक्टर बन गया। और ये जो कैरेक्टर है, ये क्या होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन जब इसके बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि इसके बच्चों के पास भी क्या आ जाए, नीली कलर की आंखें हो जाएं या आ जाएं, ठीक है। तो वेरिएशन क्या बन गया, इसका कैरेक्टर बन गया। और ये जो वेरिएशंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में आकर के गायब हो जाएंगे। ये वेरिएशंस क्या होते हैं, जमते जाते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जैसे कि पापा जी के बालों का कलर क्या था, सपोज ब्लैक था, तो ये जो बच्चा हुआ इनका, इसके भी बालों का कलर क्या हुआ, ब्लैक हुआ, ठीक है। और आंखों का कलर क्या हुआ है, ब्लू हो गया, क्योंकि वहां पे वेरिएशन हुआ है। अब कल को इसकी शादी हुई एक लड़की से, ठीक है ना, लड़की के बालों का कलर क्या हुआ, ब्राउन हुआ, और उसकी आंखों का कलर कैसा हुआ, ब्लैक हुआ। तो इन दोनों के जब बच्चे हुए, सपोज इनका क्या हुआ, एक बेबी गर्ल हुई है, ठीक है ना,
इनको एक बेबी गर्ल हुई है, तो बेबी गर्ल के पास 2 कैरेक्टर्स आ गए अपने पिता से। कौन सा? एक तो ब्लैक कलर के बाल और एक ब्लू कलर की आईज। तो ब्लू कलर की आईज इसका कैरेक्टर था, जो कि बेसिकली वेरिएशन था, जो कि अब इसने क्या करा है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर की आईज जो वेरिएशन हुआ है इस जनरेशन में वो चला जाएगा इसी जनरेशन के साथ, नहीं, वो एक्यूमुलेट होगा, जमता जाएगा। तो देखो लड़की को जो लड़की के जो ब्लैक बाल हुए हैं वो एक्चुअली किसका कैरेक्टर है, उसके दादाजी का कैरेक्टर है। तो दादाजी का कैरेक्टर आया पापा में, पापा का कैरेक्टर आया दादाजी के पोती में, ठीक है। तो पोती में क्या हुए, 2 कैरेक्टर्स आ गए, और ये कैरेक्टर्स बेसिकली क्या होते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। आगे जाके जब ये पोती भी बड़ी होगी, इसकी भी शादी होगी, तो इसके भी बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, इसके दादाजी से मिलते जुलते होंगे। आई होप ये सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हमने शुरुआत किससे करी थी, हेरिडिटी के साथ करी थी, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है, और वेरिएशन कैसे देखने को मिलते हैं। अब वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। भाई हम सबको पता है कि मेल की बॉडी से क्या आता है, स्पर्म आता है, और फीमेल की बॉडी से क्या आता है, ओवम आता है, यानी कि एग आता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है और ये जो बेसिकली ओवम है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, ओवम है, ठीक है। स्पर्म के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे भाई, स्पर्म्स के पास होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओवम के पास भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 ही होंगे। भाई हमारी बॉडी में जो भी आपको सेल दिखाई दे रहे हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस स्पर्म और ओवम से एक क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और इसी जाइगोट से क्या होने वाले हैं, हमारी बॉडी के न्यू सेल्स डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। न्यू सेल्स क्या होने वाले हैं, डेवलप होने वाले हैं। और उन न्यू सेल्स में भी भाई बेसिकली ये जो स्पर्म एंड ओवम आया है, ये किससे आया है, दो ह्यूमन बीइंग से आया है। ये आया है मेल की बॉडी से, और ये किससे आया है, फीमेल की बॉडी से, है ना, यानी कि मेल ह्यूमन बीइंग, शॉर्ट में लिख देती हूँ HB, और ये क्या है, फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो 2 ह्यूमन बीइंग्स जो है इन्वॉल्व हैं, एक है मेल एक है फीमेल, दोनों की बॉडी से गैमीट्स आ गए हैं, गैमीट्स का फ्यूजन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट से क्या बनेंगे, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनेंगे। यही सेल्स आगे जाकर के टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल यानी कि फीटस जो है रेडी हो जाएगा बाहर आने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए। मम्मी और पापा के जो सेल्स हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स 46 ही थे, ठीक है। जो जाइगोट बन रहा है उसमें भी क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो स्पर्म एंड ओवम आ रहे हैं इसमें 23 की जगह 46 क्रोमोसोम्स ही हो, ठीक है। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हो गए तो जाइगोट में कितने आ जाएंगे, सोचो, 46 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, तो 92 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे जाइगोट के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना पड़ता है गैमीट्स में। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 46 आ गए। अब ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर हम बोलते हैं कि डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, आप बोल सकते हो कि जो जाइगोट बना है इसमें डीएनए कहाँ से आया है, पापा के पास से भी आया है और मम्मी के पास से भी आया। बेसिकली क्रोमोसोम्स जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं ना जाइगोट में, इसमें आधे पिताजी से आए हैं, आधे हम बोलते हैं कि मम्मी से आए हैं। तो डीएनए भी जो होगा 46 क्रोमोसोम्स में, तो ये डीएनए आप बोल सकते हो कि मम्मी से भी आया है और पापा से भी आया है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब होगा क्या, जाइगोट से ही हम बोलते हैं कि न्यू सेल्स बनने वाले हैं, और ये न्यू सेल्स के पास भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास भी होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। ये डीएनए उनके पास कहाँ से आएगा, ये जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट के पास जो डीएनए आया है, अब वो क्या करने वाला है, इस डीएनए की कॉपी करने वाला है, ठीक है। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, और ये कॉपीज अपने पास नहीं रखेगा, ये कॉपीज किसको देगा, जो न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं ना, बॉडी सेल्स, उन बॉडी सेल्स को ये नई नई कॉपीज वो देता जाएगा, ठीक है, ताकि सभी बॉडी सेल्स के पास क्या हो, डीएनए की कॉपी हो, सभी न्यू सेल्स के पास डीएनए हो,
ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है डीएनए को कॉपी करने की, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 100% एक्यूरेसी के साथ हो ही जाए, है ना। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि हम गए हैं हमारे पास एक पेपर है और उस पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसका हम करने गए हैं क्या, ज़ेरॉक्स, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाने गए हैं, ठीक है। तो आपके पास एक मेन कॉपी है, लेकिन हुआ क्या कि फ़ोटोकॉपी वाले ने कुछ ऐसे पेपर रखा कि आपके पास जो कॉपीज़ निकल के आई हैं वो कैसी हैं। सपोज़ ये आपके पास एक कॉपी निकल के आई है ना, प्रिंट निकल के आया है, तो पेज तो इसमें सही है, लेकिन इसमें जो फॉन्ट्स है ना वो कैसे हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, ठीक है। आपने जो ओरिजिनल कॉपी दी थी दुकानदार को, वो कैसी थी, ऐसा पेज था और उसमें फ़ॉन्ट्स जो है कुछ ऐसे लिखे हुए थे। लेकिन आपके पास जो कॉपी निकल के आई उसमें जो फ़ॉन्ट्स है वो लिखा वही था, वही चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन जो फ़ॉन्ट्स हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए, थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। और ये जो कॉपी निकल के आई है, क्या ये जो आपके पास ओरिजिनल कॉपी थी उससे मिलती जुलती है, नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जो बाकी कॉपीज़ बनेंगी, अब आपने हो सकता है कि बहुत सारी कॉपीज़ बनवाई होंगी, एक पेज की आपने हो सकता है कि 5-6 जो है ना ज़ेरॉक्स निकलवाए हो, और ये सभी 5-6 ज़ेरॉक्स कैसे होंगे, आपस में सेम होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कैसे होंगे, उससे अलग अलग होंगे। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक पेज में कुछ लिखा रहता है, सपोज हमने काऊ के ऊपर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो काऊ के ऊपर ऐसे लिखा है, अब हमें इसकी क्या करवानी है, कॉपीज़ करवानी है। तो हम गए दुकानदार के पास, बोला ज़रा फोटो कॉपी कर दो, तो जो कॉपीज़ निकली उसमें अभी भी काऊ के ऊपर ही ऐसे लिखा है। ऐसा नहीं कि आपने काऊ के ऊपर ऐसे लिखा था अपनी ओरिजिनल कॉपी में और प्रिंट आउट जो निकल के आया उसमें डोंकी के ऊपर ऐसे लिखा है, अभी भी उसमें काऊ के ऊपर ही ऐसे लिखा होगा, लेकिन उसके जो फ़ॉन्ट्स है ना वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। कभी ना कभी सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास अब कॉपी आएंगी, ज़ेरॉक्स कॉपीज आएंगी, वो आपस में सेम होंगी, लेकिन जो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है रेड वाली, उससे अलग होंगी, उससे आइडेंटिकल नहीं होगी। एग्जैक्टली यही लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। भाई बच्चे सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी रिफ्रेशर पढ़ें, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी ही देखो, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की आपकी लाइन है कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, तो अब डीएनए की जो कॉपीज़ बनेंगी वो कॉपीज़ क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी होगी उससे क्या होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी। और इसी कारण क्या होता है, बच्चे के अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं और कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आप खुद ही सोचो ना, जाइगोट के पास जो डीएनए आया था, अब वो उसकी कॉपी कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हुआ, कुछ कुछ जो है ना चेंजेस आ गए डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी कि डीएनए में सर्टेन चेंजेस आए हैं, और यही चेंज्ड डीएनए जो है रिमेनिंग बॉडी सेल्स, जितने भी बॉडी सेल्स बन रहे हैं सभी बॉडी सेल्स में यही चेंज्ड डीएनए जाने वाला है। और जब ये चेंज डीएनए जाएगा तो बच्चे के पास आप बोल सकते हो कि कुछ नए कैरेक्टर्स निकल करके आएंगे, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि उसके माँ बाप के पास थे ही नहीं। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हाँ हेरिडिटी हो रही है, यानी कि माँ बाप से बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, ना वो एग्जैक्ट पापा के जैसा दिख रहा है, ना वो एग्जैक्ट अपनी मम्मा के जैसा दिख रहा है, मिलते जुलते फीचर्स हैं उसके पास, और मिलते जुलते फीचर्स के साथ साथ उसके पास अपने भी कुछ क्या है, फीचर्स हैं। क्यों फीचर्स हैं, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था ना तो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस के कारण बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से अलग दिखने लगता है। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। और ये जो वेरिएशन है ये बार बार क्यों पढ़ने को मिल रहा है, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, हम अभी भी यहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेरिएशन है ही इतना इंपॉर्टेंट। अगर ये वेरिएशन ना हो ना तो आज के टाइम पे जैसे हम दिखते हैं ना वैसे हम ओरिजिनली ना दिखें। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन है, एप्स हैं, है ना। अब किसी एप को एक ह्यूमन बीइंग के बगल में बिठा दो और बोलो कि जो ह्यूमन बीइंग है ना इसका एंसेस्टर कौन है, ये एप है, तो क्या आप मानने को तैयार हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल अलग है और हमारी बॉडी बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप क्लियरली देखोगे, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार थोड़े बहुत तो कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारे एप से मिलते जुलते हैं। उसके भी 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 पाँव हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे कि उसके बॉडी में बहुत सारे बाल हैं, लेकिन थैंकफुली वेरिएशन होता गया तो आज के टाइम पे जो है ना हमारे बॉडी में बाल कम है, जहाँ ज़रूरत है वहीं है, वरना क्या होगा, कितने बाल ट्रिम कराते, कहाँ कहाँ की वैक्सिंग कराते,
है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन के कारण ही हुआ है कि आज हमारे बॉडी हेयर कैसे हैं, काफ़ी कम है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, एक अच्छी चीज़ हो गई है। इसके अलावा जो एप्स हैं उनका जो जॉ होता है वो कैसा होता है, प्रोट्रूडिंग होता है, यानी कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है जबड़ा। लेकिन हमारा जबड़ा कैसा है, अंदर की तरफ है, ठीक है। उनके दांत भी कैसे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। हमारे दांत थैंकफुली ऐसे नहीं है, ठीक है। उनका ये जो आईब्रो जहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है ना, तो इसको हम आईब्रो रिज कहते हैं। जो गोरिल्ला वगैरह होते हैं, एप्स जो होते हैं, उनकी जो आईब्रोज रिज है वो ऐसे बाहर की तरफ निकली रहती है, लेकिन थैंकफुली हमारी कैसी है, अंदर की तरफ है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सारे वेरिएशंस हैं। हमारे एंसेस्टर्स कौन है, एप्स ही हैं, बेसिकली चिंपैंजीज ही हैं, ठीक है। चिंपैंजी और अगर एक ह्यूमन बींग को साथ में बिठा दो, अब बोलोगे कि अरे ये क्या है, ये जो चिंपैंजी है ना, ये ह्यूमन बींग का बहुत पुराना क्या है, दादाजी है। तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि कहाँ चिंपैंजी कहाँ ह्यूमन बींग, भाई काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता गया होता गया होता गया, न्यू कैरेक्टर्स जो हैं जनरेशन में आते गए, और ये जो वेरिएशंस है ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली वेरिएशंस क्या बन गए, ऑर्गेनिज्म के उस जनरेशन के कैरेक्टर बन गए। और ये जो वेरिएशंस हैं वो उस जनरेशन के बाद उड़ नहीं गए हैं, वो वेरिएशंस जो है ना इकट्ठा होते गए। जैसे कि सपोज चिंपैंजी की एक जनरेशन थी, तो दूसरी जनरेशन जब आई चिंपैंजी की, उनके जो दांत थे उसमें वो कैसे हो गए, थोड़े से छोटे हो गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उनका एक कैरेक्टर बन गया। अब उनसे जो नई जनरेशन आई, उस नई जनरेशन में छोटे दांत तो थे ही, साथ ही साथ उनके बॉडी में बाल भी कम हो गए। तो जो वेरिएशन पिछली वाली जनरेशन में मिला था वो गया नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन हो गया है, उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का इकट्ठा होना, ताकि क्या हो, एक न्यू स्पीशीज, धीरे धीरे हम बोलते हैं कि एक नई स्पीशीज हम बोलते हैं कि बन जाती है। जैसे कि हम बने हैं ना अर्ली मैन से, चिंपैंजी से, वैसे ही हम बोलते हैं कि वेरिएशंस इकट्ठा होते जाते हैं। और इन्हीं वेरिएशंस के कारण तो आज हम जिंदा हैं। कैसे, एक्चुअली क्या होता है ना कि नेचर हमें हमेशा क्या करता है, हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है हमेशा क्या करता है ना, ऑर्गेनिजम्स को चैलेंज करता है कि अब रह के बताओ, अब जिंदा रह के बताओ, अब जिंदा रह करके बताओ। तो इसको मैं समझाती हूँ आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। सपोज एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया का ग्रुप है। सपोज ये क्या है, एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। अब हुआ क्या, ये अर्थ पे रह रहा था। अब हुआ क्या, एक एस्टेरॉयड आया और अर्थ से आकर के टकरा गया, ठीक है। अर्थ से जब एक एस्टेरॉयड टकराया, कोलाइड हुआ, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया। सपोज हम बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया हमारी अर्थ का। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, इनको रहने की आदत थी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लेकिन हुआ क्या, अर्थ का टेम्परेचर हो गया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उनमें से लो हटी गए बैक्टीरिया, लो फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया थे। अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे, बेसिकली बैक्टीरिया में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन तो होता है ना, तो नए नए बैक्टीरिया बनते रहते हैं। तो हुआ क्या कि जो नई जनरेशन्स आ रही थी बैक्टीरिया की, उसमें कुछ चेंजेस थे। चेंजेस क्या थे, नॉर्मली बैक्टीरिया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रह रहे थे, लेकिन जो न्यू जनरेशन्स आई बैक्टीरिया की, उनमें एक चेंज था। चेंज क्या था कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते थे। तो लोगों ने बोला कि ये क्या बात हुई, भाई हमारी कम्युनिटी, हम तो डोमिनेंट थे, हम तो ज़्यादा थे, हम तो 50 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे थे। अब ये जो नई जनरेशन आई है, इसको पता नहीं क्या है, अलग ही चीज़ है। 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन रहता है भाई। लेकिन हुआ क्या, अचानक से एक दिन आकर के अर्थ से एस्टेरॉयड टकराया और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके कारण क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो वो बैक्टीरिया जो कि अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मान रहे थे कि हम तो 50 डिग्री सेल्सियस में रह लेते हैं, ये फालतू में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रह रहे हैं, उनने क्या किया, वो मर गए सारे। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी की कैपेसिटी थी कि वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे रह ही नहीं सकते थे। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर हो गया 100, तो वो निपट गए वहीं पे। लेकिन वो बैक्टीरिया जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे, वेरिएशंस आ गए थे, वो सर्वाइव कर लिए, ठीक है। और उनसे जो है ना न्यू जनरेशन आने लगी। तो जो पुराने वाले बैक्टीरिया थे वो मर गए, जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं थे। जिनके अंदर वेरिएशंस थे, जिनके अंदर एडाप्टेशंस थी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहने के लिए, वो जिंदा रहे, और उन्हीं से जो है ना फ्यूचर जनरेशंस बैक्टीरिया की आने। और वो जो न्यू जनरेशंस आए बैक्टीरिया की, उनके पास भी ये एबिलिटी थी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि बहुत पुरानी जनरेशन बैक्टीरिया की, जिनके पास ये एबिलिटी थी कि वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पे नहीं रह सकते हैं, वो मर गए, ठीक है। तो
सेम जनरेशन से ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके पास कुछ चेंजेस आ गए थे, कुछ वेरिएशंस आ गए थे, और उन्हीं वेरिएशंस के कारण उनने सरवाइव किया, और वही सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया से और आगे की जनरेशन आती गई। तो इससे हुआ क्या कि बैक्टीरिया का जो है ना नामो निशान मिटा नहीं, है ना। बैक्टीरिया की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रही। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जनरेशन ही साफ़ हो गई तो अब बैक्टीरिया का नामो निशान ही नहीं बचा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन आ गए थे। तो हर स्टेप पे जो है एनवायरनमेंट क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को चैलेंज करता है कि अब इस वाले कंडीशन में रह करके बताओ, अब ये वाले कंडीशन में रह करके बताओ, अब वो वाले कंडीशन में रह करके बताओ। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप में वेरिएशंस ले आते हैं, जो एडाप्टेशंस लेकर के आ जाते हैं अपने अंदर, वही सर्वाइव करते हैं उन चैलेंजिंग कंडीशंस में। अदरवाइज क्या होगा, मर जाएंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम ये जो वेरिएशंस है ना, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना पॉसिबल है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर हम बोलते हैं कि न्यू सेल्स डिवाइड होते हैं, जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होना पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम बोलते हैं कि एसएच दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं, एक ही पेरेंट क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एकदम आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल कॉपी रहेगा अपने पेरेंट की, है ना। वेरिएशन के कारण ही तो बच्चा क्या दिख रहा है, अपने माता पिता से अलग दिख रहा है। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी बनेगा अपने पेरेंट की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है आइडेंटिकल कॉपी रहे अपने पेरेंट की। क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बारे में हमसे एनसीईआरटी ने एक बहुत ही शानदार एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में। उसी डायग्राम को हम समझते हैं और इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पॉसिबल है, उसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन पॉसिबल होता है। ठीक है। जैसे कि क्या है, हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे रोबोट जैसे क्यों पढ़ा रही, बिल्कुल ऐसे ऐसे, थोड़ा पेन है तो हैंडल कर लेना। ठीक है। तो है क्या, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। ऊपर की तरफ एक आपको ओवल शेप दिख रहा होगा, वो उसका हेड है। ठीक है। आजू बाजू आपको उसके दो हाथ दिख रहे हैं और नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं, उसका बेस दिख रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन और हर एक डायग्राम को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन तो किया है, लेकिन कौन सा वाला किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरा इसका पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इससे जो है इनके दो बच्चे बने। ठीक है। एक बच्चा ये बना और दूसरा बच्चा वो वाला बना। चलो इनके नाम भी हम लिख देते हैं। ठीक है। ये बना बच्चा ए और ये बना बच्चा बी। ठीक है। अब ये जो बच्चा ए है और जो बच्चा बी है, ये कैसा दिख रहा है, ये अपने पेरेंट जैसा ही दिख रहा है ना। पेरेंट के पास भी एक हेड है और गोल सी बॉडी है, दो हाथ हैं और बेस है, पैर हैं, है ना। तो बच्चे के पास भी क्या है, हेड है, गोल बॉडी है, दो हाथ हैं, पैर है। बच्चे के पास भी वही सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन भी है। वेरिएशन क्या है, पेरेंट के हेड का कलर कैसा था, ब्लू था, लेकिन बच्चे में कैसा आया, रेड आया। दूसरा बच्चा जो है बच्चा बी, उसमें पैर का कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। अब ये दो जो बच्चे बने हैं, ये आगे जाकर के ग्रो भी तो करेंगे ना, आगे जाकर के ये भी क्या करेंगे, दो दो बच्चे बनाएंगे। तो बच्चे बी से क्या बन गया, अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, एडल्ट ए बन गया। ठीक है। तो अब ये एडल्ट ए है, ये क्या करेगा, दो बच्चे बनाएगा। ठीक है। यानी कि अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। देखो पार्टनर्स यहाँ पे किसी के भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो हुआ क्या, एडल्ट ए ने जब वो बड़ा हो गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और उससे दो बच्चे बना दिए। ठीक है। कौन कौन से, बच्चा सी और बच्चा डी। सिमिलरली बच्चा जो एडल्ट बी है, मतलब कि बच्चा बी ही था पहले, वो डेवलप होकर के ग्रो होकर के एडल्ट बन गया है। तो एडल्ट बी ने क्या किया है, अगेन दो बच्चे बनाए हैं, बच्चा ई और बच्चा एफ। ठीक है। बच्चा ई भी बना दिया और बच्चा एफ भी बना दिया। ठीक है। अब जरा बच्चे सी और बच्चे डी को देखो,
इनकी जो बॉडी है, जो मेन बॉडी डिज़ाइन है वो कैसी है, ए जैसी ही है। ई और एफ की भी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, अपने पेरेंट बी जैसी है, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी वेरिएशन है। एक कैरेक्टर जो रेड कलर का हेड वाला जो कैरेक्टर है वो सी और डी बच्चों को कहाँ से मिला है, पेरेंट ए से मिला है। तो सी और डी बच्चों के पास भी हेड का कलर कैसा है, रेड है, जो कि उनके पेरेंट का भी कैरेक्टर था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसका एक हाथ देखो लाइट ब्लू कलर का हो गया और डी बच्चे का एक हाथ देखो पिंक कलर का हो गया। और ये जो पिंक कलर का और लाइट ब्लू कलर का जो हाथ का कलर है, ये कैरेक्टर इनके पेरेंट के पास नहीं था, ये इनके पास आ गया, ठीक है। तो कहने को क्या है कि हाँ, ये बच्चे अपने पेरेंट जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ट्रू कॉपीज नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल ही रहा है, और हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है ना। देखो ना, ये वाली जो जनरेशन आई थी, फर्स्ट वाली जनरेशन, तो यहाँ पे देखो ए और बी बच्चा जब बना था तो ये अपने पेरेंट जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन आए, रेड कलर का हेड आ गया और ग्रीन कलर के पैर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में हम बोलते हैं कि पुराने वाले कैरेक्टर्स भी आगे आए हैं। रेड कलर का हेड हम बोलते हैं कि आगे आया है, एक और जनरेशन में आया है, लेकिन उस कैरेक्टर के अलावा, हेरिडिटी के अलावा कुछ वेरिएशन भी देखने को मिला है, लाइट ब्लू कलर का और पिंक कलर का हाथ बच्चों का, ठीक है। सिमिलरली जो बच्चा ई है और जो बच्चा एफ है, उनका जो हेड का कलर है वो उनके पेरेंट जैसा ही है, ब्लू कलर का है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों का ही हाँ देखो, ये आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट कॉपीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एफ हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी है किसकी, अपने पेरेंट की। क्यों? क्योंकि देखो उसका हेड का कलर भी कैसा है, ब्लू है, हाथ पाँव का कलर भी कैसा है, देखो हाथों का कलर भी ब्लू है, पैर का कलर भी कैसा है, ग्रीन है, और पूरी की पूरी बॉडी का कलर भी कैसा है, ब्लू कलर का ही है, ठीक है। लेकिन ये जो ई वाला बच्चा है, ई वाले बच्चे की बॉडी का कलर देखो चेंज हो गया है, लाइट ब्लू हो गया है। तो इतनी सारी जनरेशन आई, आप बोल सकते हो कि 2 जनरेशन आई और इतने सारे बच्चे बने। इन सभी बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसमें कम से कम वेरिएशन थे और वो अपने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिख रहा है अपने पेरेंट की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं। क्यों भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, डीएनए रेप्लिकेशन तो दोनों ही मोड में होता है, और इसी डीएनए रेप्लिकेशन में ही तो क्या होता है, कुछ घपला हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी जब बनती है तो इसी कॉपी होने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण 100% एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं हो पाती है और कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं न्यू जनरेशन में, न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, आप बोल सकते हो कि वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। कैसे? चलो इसको हम समझते हैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। सपोज आपके पास क्या है, एक ब्लू कलर की क्ले है, ठीक है ना। क्ले सब जानते होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो, ब्लू कलर की क्ले सबको पता है क्या होती है ना। अब आपके पास क्या है, एक ब्लू कलर की क्ले है, ठीक है। अब उस ब्लू कलर की क्ले सपोज आपके पास कितनी है, इतनी सारी है। कितनी सारी है भाई आपके पास, बहुत सारी क्ले है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी टीचर ने बोला है कि आपके पास जो इतना बड़ा क्ले जो है, इसका जो पूरा डो है क्ले का, इसकी आपको क्या बनानी है, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। कितनी छोटी बनानी है, तो उनने जो है ना एक बना के दिखा दी कि आपकी जो क्ले की बॉल है छोटी छोटी, वो कुछ इतने साइज़ की होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे छोटी, ठीक है। तो इतना करके आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे करके आपकी टीचर चली गई। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपके पास जो इतना सारा क्ले है, इससे आपको छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। अब आपने ध्यान से टीचर की बनाई हुई बॉल को देखा कि हाँ भाई इसका साइज़ कैसा है, कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है, वो सब आपने जो है ना अपनी मैथ्स लगा ली उसमें। अब क्या हुआ, जब आप खुद बनाने के लिए बैठे तो ऐसा नहीं कि आपने बॉल्स नहीं बनाई, बिल्कुल आपने बॉल्स बनाई थी और वो गोल गोल ही बनी थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ कुछ उसमें वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है। कुछ छोटी बन गई, कुछ बहुत ज़्यादा ही छोटी बन गई, कुछ हम बोलते हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बन गई बड़ी, जितनी आपको आपके टीचर ने बोला था बनाने के लिए उससे बहुत ज़्यादा ही बड़ी बन गई। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। लेकिन आखिर ये जो वेरिएशन देखने को मिला है ये काफ़ी कम है ना, ये काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास एक ही कलर की क्ले थी, है ना। आप समझ लो कि ये जो पूरा क्ले का डो है वो क्या है, एक पेरेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक पेरेंट है। अब आपने क्या किया, इस पेरेंट क्ले से आपने इसकी डॉटर क्ले को बनाना शुरू किया।
छोटे छोटे बच्चों को बनाना शुरू किया। तो आप बोल सकते हो कि मेन जो बॉडी डिज़ाइन है, बॉडी कलर है, वो तो एक जैसे ही है, बस साइज़ का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हुआ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। अब हमने क्या किया, अब जो है ब्लू कलर की क्ले थी ना, अब ब्लू कलर के साथ साथ हमने क्या ले ली, एक रेड कलर की क्ले भी ले ली। क्या ले ली हमने, एक रेड कलर की क्ले भी ले ली। अब इस रेड कलर की क्ले से होगा क्या, बेसिकली अब आपको करना क्या है, रेड और ब्लू कलर की क्ले को मिला करके अब आपको बॉल्स बनानी है। तो आप ही सोचो किस में ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब गर्मियों के टाइम पे, अभी तो खैर ठंड का टाइम चल रहा है तो अभी तो हम चुस्की खा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये होली का टाइम आएगा उसके बाद में तो गर्मियाँ शुरू, आपके एग्जाम भी तो गर्मियों में ही है, तो गर्मियों में क्या होता है, बड़े मज़े से हम चुस्की खाते हैं, ठीक है ना, वो बर्फ़ का गोला चुस्की वही होता है। तो बर्फ़ के गोले में हम बोलते हैं कि अलग अलग कलर्स को अलग अलग सिरप को डाला जाता है। एक हम बोलते हैं कि काला खट्टा होता है, एक रोज़ फ्लेवर का होता है, बहुत सारे फ्लेवर्स के होते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कैसे पसंद है गोले, बर्फ़ के गोले एक ही एक फ्लेवर के, कि हमको काला खट्टा चाहिए है, हमको ऑरेंज फ्लेवर का चाहिए है, हमको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का चाहिए है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही डिमांडिंग होते हैं, उनका कहना ये है कि भाई एक दिन में केवल एक ही बर्फ़ का गोला हमें खाने को की परमिशन मिली है, तो जितना हो सकता है उतने फ्लेवर्स हम एक ही बर्फ़ के गोले में डलवा लें, ताकि एक ही बर्फ़ के गोले में हमको सभी फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस मिल जाए और हम अगले दिन तक न्यू बर्फ़ के गोले के लिए वेट कर पाएँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे एक ही बर्फ़ के गोले में बहुत सारे फ्लेवर्स डलवा लेंगे। सपोज़ एक बच्चा है जिसने कि ऑरेंज फ्लेवर और काला खट्टा फ्लेवर दोनों को ही एक बर्फ़ के गोले में कंबाइन करवा दिया है, ठीक है। तो अब उसका जो बर्फ़ का गोला है वो कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सपोज़ ये है क्या, बर्फ़ का गोला, ठीक है, ये बन गया क्या, बर्फ़ का गोला। अब इसमें थोड़ा सा उसने क्या करा है, थोड़ा सा उसने लिया है ऑरेंज फ्लेवर, ये रहा ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या लिया है, काला खट्टा फ्लेवर भी लिया है, तो ये हो गया क्या, काला खट्टा फ्लेवर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये कलर्स एक दूसरे से सेपरेटेड तो रहेंगे नहीं, कभी ना कभी तो जाकर के मिलेंगे ना, तो इन दोनों के ही बीच में एक बैंड दिखाई दिया, ठीक है। इन दोनों के ही बीच में क्या दिया, एक बैंड दिखाई दिया, और उस बैंड में हम बोल रहे हैं कि काला खट्टा और ऑरेंज फ्लेवर मिक्स हो गए हैं, और मिक्स होकर के कोई और तीसरा ही कलर बन गया है, कोई और तीसरा ही फ्लेवर बन गया है। तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा हो गए। जैसे कि मैंने आपको पहले क्ले का एग्जांपल दिया था, एक टाइप की क्ले से, ब्लू कलर की क्ले से अगर आप छोटे छोटे बॉल्स बनाओगे तो साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ब्लू और रेड कलर क्ले दोनों को मिलाकर के बॉल्स बनाई हैं तो वेरिएशंस आपको 100% ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कभी आपने क्ले ब्लू वाली ज़्यादा ले ली हो और रेड थोड़ी सी ली हो, तो जो आपने बॉल बनाई है उसमें ब्लू कलर ज़्यादा हो लेकिन रेड कलर भी हो साथ में। कभी आपने रेड कलर की क्ले ज़्यादा ले ली हो और ब्लू कलर की क्ले कम ली हो, तो जो बॉल बनी है उसमें रेड क्ले ज़्यादा है और ब्लू वाला कम है। कभी आपने दोनों बराबर ली हैं तो जो आपके पास बॉल आई है उसमें ब्लू और रेड दोनों हम बोलते हैं कि सेम अमाउंट में हो। तो वेरिएशन वहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो अलग अलग कलर की क्ले से जो हम बॉल्स बना रहे हैं ना, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है। जो जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें माँ के डीएनए भी होता है और पिता के डीएनए भी होते हैं, और ये डीएनए आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें तो केवल ले देकर के केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो होना है डीएनए रेप्लिकेशन में उस एक पेरेंट के डीएनए का ही होना है, तो ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वाले एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि जो वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, एसेक्सुअल में भी होता है। और एनसीईआरटी का ये डायग्राम हमें इसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन पॉसिबल है। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ना हेरिडिटी के बारे में, सबको हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। और हमेशा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो मैंने आपको अभी इतनी सारी बातें समझाई हैं, कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ने फालतू में सेशन को लंबा खींच दिया है और ये सब चीज़ें तो हमें पता है, ये है वो है, लेकिन जो भी मैंने आपसे बातें करी हैं ना, वो सब की सब बातें एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने अपने अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है, इन्वॉल्व्स
इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन सिमिलैरिटीज एज वेल एज सम चेंजेस यानी कि वेरिएशंस इन इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जाना। किसको जाना, तो कुछ सिमिलैरिटीज को और साथ ही साथ वेरिएशंस को भी। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बच्चे की आंखों का कलर नीला हो गया है तो वो उसका वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन अब उसका कैरेक्टर बन गया है। कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस बच्चे की आंखों के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे कि इस बच्चे की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, ना मम्मी जैसी है ना पापा जैसी है, ब्लू कलर की हैं, तो वो ब्लू कलर की आंखें उस बच्चे का कैरेक्टर बन गया है। वेरिएशन है लेकिन उसका अब कैरेक्टर बन चुका है, और ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो वेरिएशन है, वो आगे आने वाली जनरेशन में भी जाएगा। हो सकता है कि उसको जो आगे जाकर के उसकी शादी हो, बच्चे होंगे, तो बच्चों के पास भी क्या आ जाए, नीली कलर की आंखें आ जाएं। तो हेरिडिटी में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स का पेरेंट से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, सिमिलैरिटीज तो साथ साथ में ट्रांसफर होती है, साथ ही साथ वेरिएशंस भी ट्रांसफर होते हैं। तो जो बच्चा है जिसकी ब्लू कलर की आंखें हैं, है ना, वो आगे जाकर के जब बच्चा पैदा करेगा तो हो सकता है कि जो नया बच्चा बना है उससे उसकी भी आंखों का कलर क्या हो, ब्लू ही हो, है ना। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टर का, सिमिलैरिटीज का ट्रांसमिशन हुआ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई है, और उसका जो बच्चा रहेगा हो सकता है उसमें कोई और दूसरा कैरेक्टर आ जाए, कोई और वेरिएशन आ जाए। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस यानी कि बेसिक बॉडी डिजाइन सिमिलैरिटीज एज वेल एज सम चेंजेस यानी कि वेरिएशन का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। Progenies of asexual reproduction would be similar or very minor differences arise due to small inaccuracies in DNA copying. asexual reproduction में जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होती है, सिमिलर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला जो बच्चा था, इसका नाम क्या रखा था, जो भी रखा था, चलो शायद एफ रखा था, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, ये वाला बच्चा, ये देखो बिल्कुल अपने पेरेंट की क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। हाथ का कलर भी वही है, पैर का कलर भी वही है, हेड का कलर भी वही है, बॉडी का कलर भी वही है, और बॉडी डिजाइन भी वही की वही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बोल सकते हो कि जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट जैसी दिख सकती है, और साथ ही साथ कुछ माइनर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डीएनए कॉपी है उसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑन द अदर हैंड जनरेट्स इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दिस इज सो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मम्मी भी और पापा भी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आगे क्या है, ऑलवेज रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, these combinations show distinct differences in the progeny from its parents. All the variations will accumulate slowly and pass on to next generation. इकट्ठा होते जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आगे की बात क्या है हमारे पास, वेरिएशन को भी इनने जो है ना डेफिनेशन देख लो वेरिएशन की। एग्जाम में अगर आ जाए कि भाई वेरिएशन क्या होता है, तो आपके पास कुछ एक बेसिक डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स, अभी ट्रेड्स को मैं नहीं वर्ड को मैंने यूज़ किया है, ट्रेड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं समझाती हूँ अभी। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। ईयरलोब, अब जैसे कि एग्जांपल लिया है ईयरलोब का। ईयरलोब मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये पियर्सिंग होती है ना, देखो जैसे मेरी भी है, मैंने भी क्या पहना है, ईयरिंग पहना हुआ है। तो जहाँ पे ईयरिंग पहनते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, कान के ईयर लोब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ईयर लोब है ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री ईयर लोब, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि ईयर लोब जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि जो चीक की जो स्किन होती है ना, इससे फ्री होता है। और कुछ ईयर लोब ऐसे होते हैं कुछ लोगों में जिनके ईयर लोब कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो इधर पे देखो, यहाँ पे हमने बोला कि मेरे जो ईयर लोब हैं वो कैसे हैं, फ्री है ना। जो आप बोल सकते हो कि जो चीक स्किन है इससे फ्यूज नहीं है। वो है ना फेमस एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, उनके जो ईयर लोब हैं वो ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं। अगली बार जब कोई ऐड वगैरह देखोगे, गाने वगैरह देखोगे ना, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो जैकलीन फर्नांडिस में कैसे हैं ईयर लोब जो हैं वो कैसे ऐसे चिपटे हुए से हैं, स्किन से फ्यूज हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड ईयर लोब कहते हैं। तो हो सकता है कि माँ बाप में ईयर लोब कैसे हों, फ्री हूँ, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ है उसमें ईयर लोब कैसा हो गया हो, फ्यूज हो गया हो। तो कौन सी बड़ी बात है, वेरिएशन है, हो गया तो हो गया। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर, अच्छा ठीक है, ये हो गया है। ईयर लोब इन ह्यूमन बीइंग, द लोएस्ट
पार्ट ऑफ आर ईयर इज कॉल्ड ईयर लोब, जहाँ पे पियर्सिंग होती है। पियर्सिंग तो खैर ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर तो नीचे कराई जाती है ना। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग एंड इट इज फ्री एंड इज कॉल्ड ईयर लोब। अधिकतर लोगों में ईयर लोब कैसा होता है, फ्री होता है और लटकता रहता है, उसको हम कहते हैं फ्री ईयर लोब। लेकिन कुछ लोगों में ईयर लोब कैसा होता है, क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड एंड इज कॉल्ड अटैच्ड ईयर लोब। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अटैच्ड ईयर लोब कहते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। हेरिडिटी की भी डेफिनेशन देख लो, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब ये इनहेरिटेंस बार बार वर्ड यूज हो रहा है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब ये कैरेक्टर्स क्या है, अब ये ट्रेड्स क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं तो इनहेरिटेंस की आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। देखो, कैरेक्टर्स बेसिकली वो फीचर्स होते हैं जो कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में नेकेड आइज से देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, क्या आपको मेरे बाल दिख रहे हैं, ठीक है, बालों का कलर दिख रहा है, बालों का टेक्सचर दिख रहा है, ठीक है, कि मेरे बाल जो है ब्लैक कलर के हैं, मेरे जो बाल हैं वो कर्ली हैं। तो ये क्या हुआ, बालों का, आपको बाल दिख रहे हैं तो ये बाल क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरी आंखें दिख रही होंगी कि मेरे पास 2 आंखें हैं, तो मेरे पास आंखों का होना क्या है, एक कैरेक्टर है। आपको मेरे 2 हाथ भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो मेरे 2 हाथों का होना क्या है, एक और कैरेक्टर है मेरे अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरी नोज़ दिखाई दे रही होगी, तो नोज़ का दिखना क्या है, मेरा एक कैरेक्टर है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी फीचर्स आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं नेकेड आई से, वो उस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक डॉग है, डॉग का मुझे क्या दिख रहा है, 4 पैर दिख रहे हैं, तो 4 पैरों का होना क्या है, डॉग का कैरेक्टर है। उसकी एक पूंछ भी दिखाई दे रही है, टेल भी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो क्या हो रही है, वेग कर रही है। तो जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, डॉग की पूंछ का होना क्या है, उसका अपना एक कैरेक्टर है। तो आई होप कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं। जो भी जनरल फीचर्स आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखाई दे रहे हो नेकेड आइज से, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स है ना, आप बोल सकते हो कि इनके वेरिएशंस भी होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं, और इन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मेरे बाल आपको दिख रहे हैं, है ना, स्कैल्प में, सर पे, तो मेरे बालों का होना क्या है, मेरा एक कैरेक्टर है। अब मेरे बाल आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, तो ब्लैक कलर के बाल का होना क्या है, ये एक ट्रेट है। क्यों, बालों का कलर तो कुछ भी हो सकता है, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, वाइट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे बालों का कलर क्या है, ब्लैक है। तो बालों का होना इज अ कैरेक्टर, लेकिन ब्लैक कलर के बालों का होना क्या है, एक ट्रेट है। मेरी आपको आंखें भी दिखाई दे रही होंगी, चलो बालों की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब बाल जो हैं उनका जो टेक्सचर है वो अलग अलग हो सकता है ना, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, किसी के बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होते हैं। मेरे बाल कैसे हैं, कर्ली हैं। तो बालों का होना इज अ कैरेक्टर, लेकिन बालों का कर्ली होना इज अ ट्रेट। बालों का होना इज अ कैरेक्टर, लेकिन बालों का ब्लैक कलर का होना क्या है, इज अ ट्रेट, ठीक है। सिमिलरली आपको मेरी आंखें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब आंखों का जो कलर नहीं, उसका जो साइज है वो तो कुछ भी हो सकता है। आंखें छोटी भी हो सकती हैं, आंखें बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, है ना। कुछ लोग की आंखें ऐसे बाहर की तरफ निकली होती हैं, आंखें लंबी भी हो सकती हैं। मेरी आंखें कैसी हैं, आंखें छोटी हैं। तो आंखों का होना इज अ कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर है, लेकिन आंखों का छोटा होना क्या है, एक ट्रेट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लिप्स की, ठीक है, तो लिप्स कैसे होते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के ब्रॉड होते हैं थोड़े से। मेरे लिप्स कैसे हैं, छोटे हैं, तो लिप्स का होना इज अ कैरेक्टर, लेकिन लिप्स का पतला होना इज अ ट्रेट। मेरे कानों का होना इज अ कैरेक्टर, लेकिन मेरे कान कैसे हैं, छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं और ना ही ऐसे बाहर की तरफ निकले हैं, जैसे होते हैं नॉर्मली वैसे ही हैं, ठीक है। तो कानों का होना क्या है, इज अ कैरेक्टर, लेकिन कानों का जो शेप है, उसका जो साइज है, वो छोटा होना क्या है, एक ट्रेट है। तो क्या आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोई भी फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि हमको बाहरी तौर पे दिखता है, वो उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन ट्रेट मतलब क्या, कि कैरेक्टर में आपको कितनी वैरायटीज दिखाई दे रही हैं, कि अगर बाल हैं तो बाल हैं कैसे, बाल ब्लैक कलर के हैं, बाल वाइट कलर के हैं, बाल ग्रे कलर के हैं, है ना, ब्लॉन्ड हेयर है, आखिर है कैसे, तो वो क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ये ट्रेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में दिखाई देता है, प्लांट्स में भी दिखाई देता है, ठीक है। किसी प्लांट के पास फूल हैं, ठीक है ना, उसके पास क्या है, फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स का होना क्या है, उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन
एग्जैक्टली किस कलर के फ्लावर हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मटर के पौधे की, ठीक है, अभी हमें मटर के पौधे के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो मटर का जो पौधा होता है उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। मोस्टली हम बोलते हैं कि पर्पल कलर के फ्लावर्स ही आते हैं, ठीक है। तो फ्लावर आना मटर के पौधे का क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन पर्पल कलर के फ्लावर्स आना क्या है, उसका एक ट्रेट है। और व्हाइट कलर के फ्लावर आना भी क्या है, उसका एक ट्रेट ही है, ठीक है। तो जो आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो आपको वेरिएशंस एग्जैक्टली जैसे कि आपके पास क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के आपको जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं ना, वो ही क्या कहलाते हैं, वेरिएशन ट्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। कुछ ट्रेट्स एक्वायर्ड भी होते हैं, या अगर आपको ट्रेट्स वर्ड दिक्कत दे रहा हो तो अभी आप इस डिफरेंस को समझने के लिए एक्वायर्ड और इनहेरिटेड क्या लिख सकते हो, कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इनहेरिटेड और कुछ होते हैं एक्वायर्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनहेरिटेड का मतलब क्या है, हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमको हमारे माँ बाप से मिले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड की, आपको याद है इसके प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो एड्स की बीमारी होती है वो जन्म के बाद होती है, ठीक है। तो सिमिलरली एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जन्म के बाद आफ्टर बर्थ कुछ चीज़ों को जो है ना लिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो कि किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंडिविजुअल में पैदा होने के बाद डेवलप हुए हों। जैसे कि मुझे गाना आता है, ठीक है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिंगिंग सिखाई है, तो सिंगिंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैंने पैदा होने के बाद सीखा है, ठीक है। अब सपोज मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या है, डॉक्टर बन चुकी है, ठीक है। तो डॉक्टर वो पैदा होने के बाद बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही जो है ना स्टेथोस्कोप लेकर के पैदा हुई थी और जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो जिस दिन चली उसी दिन जाकर के पहली सर्जरी उसने कर डाली। क्यों कर डाली, क्योंकि वो जन्म से ही डॉक्टर थी, नहीं, वो डॉक्टर बनी है, कैसे बनी है, पढ़ाई लिखाई करके बनी है। तो पढ़ाई लिखाई करना, कोई चीज़ नहीं सीखना क्या है, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर जन्म के बाद एक्वायर किया गया है, लिया गया है, जन्म से ही नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसे कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, ये तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। भाई ये आपकी बॉडी में आए कैसे हैं, क्योंकि आपके माता पिता की बॉडी में थे, तो यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ है। आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स आए हैं वो आपके जब बच्चे होंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड की, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि एक बार आपकी बॉडी में आ गए हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के साथ ही चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरी अगर फ्रेंड क्या है, एक डॉक्टर है, ठीक है। अब उस डॉक्टर फ्रेंड के कल को आगे जाकर के बच्चे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे आगे जाकर के क्या बने, डॉक्टर ही बने। ऐसा नहीं होगा कि वो डॉक्टर है तो उसके जो बच्चे जन्म लेंगे वो पैदा होते साथ क्या होंगे, स्टेथोस्कोप लेकर के पैदा होंगे, ठीक है। और वो पैदा होते साथ ही जो है ना डॉक्टर कहलाएंगे, नहीं। अगर उनको डॉक्टर बनना है ना तो उनको बड़ा होना पड़ेगा, बड़े होने के बाद उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी और तब जाकर के वो डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, लोग जो है ना अपने बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर उस बंदे के साथ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हम बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर का जो बच्चा है वो बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होगा, उसको अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी आगे जा करके, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की या ट्रेट्स की, तो ये चेंजेस, ये कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, क्योंकि बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं, या जो रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि वही स्पर्म एंड ओवा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, जिसके कारण इनहेरिटेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, दे आर हेल्पफुल इन एवोल्यूशन। जैसे कि आंखों का कलर हो गया है ना, बालों का कलर हो गया, ये सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। और अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड में हम बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, ये जन्म से उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ना ही ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में आगे जाकर के ट्रांसफर होने वाले हैं, उसी जनरेशन के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे,
ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो कैरेक्टर आपको समझ में आया है। अब कैरेक्टर्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे। एक पर्टिकुलर गिवन कैरेक्टर के जो भी आपको वेरिएशंस, जो भी आपको फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम उस कैरेक्टर का ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। A recognizable feature of human beings or any other organisms are called characters। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जिनके हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। और इन सभी कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रेसेसिव। अब एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अब आगे आने वाले जितने भी 20 से 25 मिनट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्रूशियल हैं। अच्छी तरीके से कान नाक आँख दिमाग खोल करके मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, वरना चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। हुआ क्या, हम बोल रहे हैं कि इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? जीन्स करते हैं। और ट्रेट्स कैसे होते हैं? डोमिनेंट और रेसेसिव होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये डोमिनेंट और रेसेसिव वाला पॉइंट समझते हैं, इसके बाद में हम जीन्स के ऊपर आएंगे। इसके सेकेंड लास्ट पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब डोमिनेंट और रेसेसिव होने का मतलब क्या है? देखो, डोमिनेंट होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा है, एकदम छोटा सा है, और जो दूसरा बच्चा है वो काफ़ी क्या है, हट्टा कट्टा है, और हाइट में भी बहुत बड़ा है, और थोड़ा सा कैसा है, दबंग टाइप का है। तो क्या होगा, सपोज एक बेंच पे दोनों ही बच्चों को बिठा दिया गया है। एक थोड़े से दबंग बच्चे को बिठा दिया है और एक जो थोड़ा सा नाजुक सा बच्चा है, दोनों को साथ में बिठा दिया है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्लासरूम में उनकी उस बेंच पे चलने किसकी वाली है? जो हट्टा कट्टा बच्चा होगा वही अपनी मर्जी चलाएगा, उसको जहाँ जिस साइड में बैठना होगा वो वहीं बैठेगा, है ना, और जो भी उसके मन का होगा वो सारी काम वो करने वाला है। ठीक है, तो वो जो हट्टा कट्टा बच्चा है वो क्या हो गया है? डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, वो उसको डोमिनेट करेगा अपने बेंचमेट को कि तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा ही डोमिनेट वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको थोड़ी बहुत जान पहचान तो होगी ही होगी। अब होता क्या है, चलो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और हम फैमिली बनाते हैं। फैमिली में हम बोलते हैं कि एक है पापा और एक है क्या, मम्मी, और इनका क्या है, एक बच्चा भी है। पापा की आंखों का कलर क्या है? ब्लैक है, और मम्मी की आंखों का कलर कैसा है? ब्राउन है। लेकिन जो बच्चा आया, इसकी आंख का कलर कैसा हो गया? आंखों का कलर कैसा हो गया? ब्लैक हो गया। अब ये कैसे हुआ भाई? पापा की आंखों का कलर ब्लैक है, मम्मी की आंखों का कलर क्या है? ब्राउन है। भाई आंख का कोई ना कोई कलर तो होगा, है ना। तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है। चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे जो भी हो, आंखों का कलर होना तो आंखों का कलर तो होता ही है। तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कलर है वो क्या है? एक ट्रेट है। तो पापा के पास आंखों का कलर है, वो उनका एक कैरेक्टर है। लेकिन कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है, वो उनका ट्रेट हो गया। मम्मी के पास आंखें हैं, आंखों का कोई कलर है, वो एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन कौन सा कलर है? ब्राउन कलर है, तो वो क्या हो गया? एक ट्रेट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ही ट्रेट किसके अंदर आए हैं? इस बच्चे के अंदर आए हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा दोनों से ही क्या निकले थे? गैमीट्स निकले थे, मेल और फीमेल गैमीट्स। इन फीमेल गैमीट्स में क्या था? इन दोनों ही मेल और फीमेल गैमीट्स में क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स के पास क्या था? डीएनए था। ठीक है, तो और ये डीएनए क्या करता है? डीएनए बेसिकली हम बोलते हैं कि कैरेक्टर को अपने साथ ले करके आता है ना। डीएनए क्या करता है? अपने साथ पेरेंट्स के कैरेक्टर लेकर के आता है। यानी कि मेल की बॉडी से जो मेल गैमेट बना है उसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए में क्या होगा? पिता के कैरेक्टर्स होंगे। फीमेल की बॉडी से जो ओवम आया है, जो एग आया है, उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें भी क्रोमोसोम है, उसके अंदर भी डीएनए है। और वो डीएनए कहाँ से आया है? वो बेसिकली फीमेल की बॉडी से आया है, यानी कि माता की बॉडी से डीएनए आया है। दोनों ही डीएनए किसके पास गए? जाइगोट के पास गए। ठीक है, जाइगोट ने क्या किया? डीएनए का रेप्लिकेशन किया और एक नया बच्चा, नया और ऑफस्प्रिंग हम बोलते हैं कि आ गया है। ठीक है, तो हुआ क्या? ये दोनों ही ट्रेट्स मम्मी और पापा के डीएनए के थ्रू कहाँ पहुंचे? बच्चे के अंदर पहुंचे। तो होना क्या चाहिए था? बच्चे की आंखों का कलर ब्लैक भी होना चाहिए था और ब्राउन भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पापा की आंखों का कलर ब्लैक है, मम्मी की आंखों का कलर ब्राउन है, तो बच्चे के पास भी जो आंखों का कलर है वो दोनों होना चाहिए था।
या तो एक आंख ब्लैक हो जाती या एक ब्राउन हो जाती, या दोनों हम बोलते हैं कि आधे आधे ब्लैक और ब्राउन हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर ही आया। वेरिएशन अलग चीज़ है। वेरिएशन क्या होता है कि कोई तीसरा ही नया कलर आ गया अगर बच्चे के अंदर, कोई तीसरा ही नया ट्रेट आ गया। अगर बच्चे के आंखों का कलर अगर ब्लू हो जाता तो हम साफ साफ बोलते थे कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएशन हुआ है, कोई नया कैरेक्टर आया जो कि उसके माता पिता के पास नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टर तो आया है, ट्रेट तो आया है, लेकिन वो ट्रेट कैसा है, पिता वाला है, माँ वाला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर ट्रेट तो दोनों आए थे। भाई बच्चे की आंखों का कलर भी तो होगा ना, तो वो क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन उसके पास दोनों ट्रेट आए थे। ट्रेट मतलब क्या कि ब्लैक कलर की आंखें भी हो सकती थी और ब्राउन कलर की आंखें भी हो सकती थी, पिता जैसी आंखें भी हो सकती थी, माँ जैसी आंखें भी हो सकती थी, लेकिन हुई कैसी, पिता जैसी। क्यों? क्योंकि जो पापा से आने वाला जो ट्रेट है वो कैसा था, वो डोमिनेंट था। उसने अपनी मर्जी चला ली कि भाई ऐसा ही होगा। अगर हम जा रहे हैं, ब्लैक कलर की आंखों वाला ट्रेट जा रहा है, अगर वो डोमिनेंट है तो बच्चे की आंखें भी कैसी होंगी, ब्लैक कलर की ही होंगी। मम्मी की आंखें चाहे कोई सी भी कलर की क्यों ना हो, ब्राउन हो जाए, ब्लू हो जाए, चाहे जो हो जाए, ठीक है, लेकिन है क्या बात कि जो ब्लैक कलर की आंखों का जो ट्रेट है जो पिता में है वो क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट ने क्या किया, अपनी मर्जी चला ली और इसलिए वो बच्चे के अंदर जाकर के एक्सप्रेस हो गया। लेकिन मम्मी के अंदर जो ट्रेट था जो कि बच्चे के अंदर भी आया, ऐसा नहीं कि ट्रेट ही नहीं आया है, लेकिन वो रेसेसिव था, वो बेचारा डरा सा था, सहमा सा था, है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। तो इसलिए बच्चे की जो आंखें हैं वो ब्राउन नहीं हुई, वो क्या हो गई, ब्लैक हो गई। तो क्या आपको डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट समझ में आया कि ट्रेट तो बच्चे में दोनों आएंगे किसी भी कैरेक्टर के, ठीक है, लेकिन वही ट्रेट एक्सप्रेस होगा बच्चे में जो कि डोमिनेंट होगा, और जो रेसेसिव होगा वो एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा। फाइन, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट की कि ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। इसका क्या मतलब हुआ मैम? तो देखो, क्या हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है। कब पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली डीएनए होता है। चलो मैं क्या करती हूँ, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाई देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना दिया मैंने, एक क्रोमोसोम का पेयर बना दिया। अब ये जो क्रोमेटिड है ना, क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं उनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। अब इन क्रोमेटिड्स को क्या किया है मैंने, खींचना शुरू किया है। तो मैं जैसे ही खींचूंगी ना तो मुझे एक डबली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डबल हेलिक्स में स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ, डीएनए बोलती हूँ। ये डीएनए कहाँ से आया, ये जो क्रोमोसोम है ना, इसी की जो क्रोमेटिड्स थी ना, इसको मैंने पकड़ के खींच दिया है। तो जब मैंने खींचा तो मुझे दो रोप्स दिखाई दी जो कि आपस में उलझी हुई थी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा था रोप्स का, और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया, डीएनए नाम दिया, ठीक है। और ये जो दो रोप्स दिखाई दे रही हैं मुझे डीएनए की, ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही डीएनए क्या करता है, अपने साथ माता पिता के कैरेक्टर लेकर के आता है, ठीक है। अब इस डीएनए का अगर मैं एक पर्टिकुलर क्या देखूं, सेगमेंट देखूं, ठीक है, सपोज ये है और ये है, मैं क्या कर रही हूं, डीएनए का अभी मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन देख रही हूं, और ये जो सेक्शन है, ये जो फ्रेगमेंट है, इसे पता है हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जीन। तो क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से क्या आया है, जीन आया है, ठीक है। अब ये जीन क्या करता है, देखो हमारी बॉडी में हमारे पास जो भी है ना, उसको आप बोल सकते हो कि उसको ना, उसकी कोई कोडिंग करता है, उसको कोई कोड करता है। जैसे कि मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक कलर जो है मेरी आंखों का, इसको भी किसी ने कोड किया है। किसने कोड किया है, तो ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, जो सेक्शन है, जीन जिसको हम कह रहे हैं, यही जीन क्या करता है, कैरेक्टर के ट्रेट्स को कोड करता है। यानी कि अल्टीमेटली यही जीन डिसाइड करने वाला है कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, उन कैरेक्टर्स के कौन से ट्रेट्स आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेस होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स को मैंने पकड़ के खींच दिया, खींचने के बाद मुझे क्या मिला, डीएनए मिला। डीएनए का एक सेगमेंट मैं आपको बता रही हूँ, डीएनए बहुत लंबा होता है अपना, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि डीएनए के पूरे डीएनए में आपको कुछ सेक्शंस, कुछ फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे, और इन सेक्शंस और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बैठ के कोडिंग का काम करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे हम बोलते हैं कि कोडिंग सीख रहे हैं ना, एप्स बना लेते हैं वो। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो जीन है ना, वो क्या करता है, कोडिंग करता है। उसको सारी नॉलेज रहती है कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा और कौन सा कैरेक्टर का ट्रेट कौन सा एक्सप्रेस होने वाला है,
ठीक है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जीन भी कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रेसेसिव जीन। जो डोमिनेंट जीन है वो क्या करेगा, डोमिनेंट ट्रेट को क्या करता है, कोड करता है, और जो रेसेसिव जीन है वो क्या करेगा, रेसेसिव ट्रेट को कोड करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हुआ क्या, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। जीन क्या करता है, ट्रेट को क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट क्या करता है कि डोमिनेंट ट्रेट को कोड करेगा, ठीक है, और रेसेसिव क्या करेगा, रेसेसिव जीन आप बोल सकते हो कि रेसेसिव ट्रेट को वो कोड करने वाला है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है ना, उसको हम यूजुअली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से। जैसे कि अगर मैं बात करूं मटर के पौधे की, तो मटर के पौधे की हाइट, हर पौधे की हाइट होती है भाई। अगर हम मटर के पौधे की बात कर रहे हैं तो उसका हाइट होना क्या है, उसका एक कैरेक्टर है। अब हाइट कैसी है, ऊंचा है, बौना है, बहुत छोटा है, ये क्या हुआ, उसका ट्रेट हुआ। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि मटर के पौधे का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, उसकी टॉलनेस है, तो मैं उस टॉल ट्रेट को या उस डोमिनेंट ट्रेट को मैं कैसे लिखूंगी, मैं उसको एक्सप्रेस करूंगी कैपिटल टी से। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि छोड़ो एक कैपिटल टी से ही करते हैं हम, ठीक है, एक कैपिटल सी से। अगर मैंने बोला कि जो मटर का पौधा है उसका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, उसकी टॉलनेस है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट कैसे एक्सप्रेस करा मैंने, एक कैपिटल टी से। ठीक है, और मैंने बोला कि उसमें एक रेसेसिव ट्रेट भी है। ठीक है ना, तो उस रेसेसिव ट्रेट को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी, स्मॉल टी से। रेसेसिव ट्रेट क्या है, जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। ठीक है, और वो रेसेसिव ट्रेट क्या है, बेसिकली बौना, ठीक है ना, ड्वार्फ होना। तो मटर के पौधे की जो टॉलनेस है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है जिसको मैंने कैपिटल टी के साथ डिनोट किया है। मटर के पौधे के अंदर एक रेसेसिव ट्रेट भी है। रेसेसिव ट्रेट क्या है, बौना होना यानी कि ड्वार्फ होना, तो ड्वार्फ रेसेसिव ट्रेट को मैंने स्मॉल टी के साथ डिनोट किया है। अब आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझा दिया है, मैंने आपको समझाया है कि हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो क्यों बच्चे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं दिखते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि वेरिएशन होता है। फिर मैंने आपको एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है कि रिप्रोडक्शन चाहे जो भी हो, कोई भी मोड का क्यों ना हो, वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एसेक्सुअल में हम बोलते हैं कि वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम वेरिएशन होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो भर भर के आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और ये जो वेरिएशन होते हैं ये एक जनरेशन के बाद जो है ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ये वेरिएशंस बल्कि इकट्ठा होते जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते जाते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन आया है तो वो वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बन चुका है। क्या बन चुका है, कैरेक्टर बन चुका है। अब कैरेक्टर्स तो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं ना, वो क्या होंगे, वो तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कैरेक्टर्स को मैंने आपको समझाया कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो भी आपको फिजिकल फीचर दिखाई दे रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके बेसिस पे आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे सामने एक जानवर है, जानवर की मुझे एक लंबी सी पूंछ दिख रही है और जानवर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा भी है, लंबा भी है। ठीक है, और उसके 2 मुझे सींग भी दिख रहे हैं, उसका जो माउथ है, जो जबड़ा है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, आंखें भी हैं, साइड में है। तो ये कौन सा जानवर है, आप बोलोगे कि अरे आप तो गाय की बात कर रहे हो। तो गाय की पूंछ, गाय की लंबी लंबी बॉडी, गाय के 4 पैर है ना, उसके लंबे लंबे सींग, ये सब क्या है, उसके कैरेक्टर्स हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे मैंने आप रिकॉग्नाइज कर पाए हो कि मैं किस जानवर की बात कर रही हूँ, मैं काऊ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जो कैरेक्टर आपके पास एक गिवन कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे सामने जो गाय खड़ी है उसके सींग है, तो सींग का होना इज अ कैरेक्टर। अब सींग कैसे हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, तो वो जो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जो डिफरेंट आपको वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फॉर्म्स या वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, अब ट्रेड्स हम बोलते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट हो गया, रेसेसिव हो गया। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को जनरेशन में एक्सप्रेस कर लेता है और जो रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सभी जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल करती हैं, जीन्स कंट्रोल करती हैं। जीन्स कहाँ से आए हैं, तो क्रोमोसोम बनाया मैंने, क्रोमोसोम को मैंने खींच दिया उठा करके, तो मेरे पास क्या बन गया, डीएनए बन गया। ठीक है, और यही डीएनए क्या करता है, अपने अंदर कैरेक्टर लेकर के आता है। भाई अगर आज इंसान का बच्चा इंसान जैसा है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा है, तो क्यों है, क्योंकि जिस समय रिप्रोडक्शन हुआ माता पिता से डीएनए पहुंचा बच्चे के अंदर, और ये डीएनए अपने अंदर इंफॉर्मेशन लेकर के आया कि भाई जो नया बच्चा बनेगा ना,
उसकी बॉडी डिज़ाइन, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं, कि उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, अगर वो इंसान का बच्चा है तो उसके सींग नहीं होंगे, है ना, इंसान का बच्चा है तो उसके ईयर पिन्ना कैसे होंगे, है ना। ये सब चीज़ें डीएनए डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए अपने ऊपर क्या लेकर के आता है, कैरेक्टर्स लेकर के आता है। और इन्हीं डीएनए के ऊपर कुछ आप बोल सकते हो कि सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेक्शंस और फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये कोडिंग की प्रोसेस करते हैं। कैरेक्टर कौन लेकर के आया, डीएनए लेकर के आया, ठीक है। अब उस कैरेक्टर का डिफरेंट ट्रेट कौन डिसाइड करता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ट्रेट को जीन कोड करता है, ठीक है। तो एक होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रेसेसिव जीन। जो डोमिनेंट जीन होगा वो क्या करेगा, डोमिनेंट ट्रेट के लिए कोड करेगा, ठीक है। और जो रेसेसिव जीन है वो रेसेसिव ट्रेट के लिए कोड करेगा। तो हुआ क्या, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, माता पिता से क्रोमोसोम्स आए, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए थे, डीएनए के अंदर क्या था, जीन्स थी, ठीक है। अब ये कहाँ आ गए, ये हम बोलते हैं कि बच्चे के अंदर आ गए, ठीक है। अब बच्चे के अंदर हम बोलते हैं कि जो डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है, वो जिस ट्रेट के लिए कोड कर रहा होगा, जैसे कि पापा का जो पापा की तरफ से जो जीन आया था वो कैसा था, डोमिनेंट वाला था, ठीक है ना। और उसने क्या किया, ब्लैक, बेसिकली जो डोमिनेंट जीन है उसने क्या किया, बच्चे की आंखों का कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ऐसा नहीं है कि मम्मी वाला जीन नहीं आया था, बच्चे के अंदर आया था, लेकिन वो रेसेसिव था तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, अभी तक जो भी हमने बात करी है, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको मैंने जल्दी से समराइज़ कर दिया, ठीक है। अब कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज, ठीक है ना। बेसिकली टेक्सचर ऑफ हेयर है ये, ठीक है ना, कि हेयर का टेक्सचर कैसा है, कर्ली है, वेवी है, स्ट्रेट है, आखिर है क्या। और शेप ऑफ नोज, नोज का शेप, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, ईयर लोब है, अटैच्ड है, फ्री है, डिम्पल्स का होना नहीं होना, ठीक है ना, फिंगर्स पे हेयर का प्रेजेंट होना ना होना, ठीक है ना। और हेयर लाइन, हेयर लाइन हम बोलते हैं कि कुछ लोगों की एकदम कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, और कुछ लोगों की आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी होती है, ठीक है। जैसे ये आपका फोरहेड है, अजीब सा बन गया फोरहेड, जैसे ये फोरहेड है और इसमें जो बाल हैं वो कैसे आएंगे, बीच में आपको एक पीक दिखाई देगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विडोज पीक, ठीक है। फिर इसके बाद में थंब का जो है ना ऐसे स्ट्रेट होना या उसका बेंड होना, जैसे कि मेरा थंब कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बेंड नहीं होता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है कि इन ट्रेड्स का जो इनहेरिटेंस है उसको हमको समझना पड़ेगा, और हम पहले इंसान नहीं हैं जो कि ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं। हमसे बहुत पहले, कितने पहले, तो 1856 और 57 के बीच में एक भाई साहब आए थे जिनका नाम था क्या, मेंडल। मेंडल सर ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स के का जो इनहेरिटेंस है ना उसको उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। ट्रेड्स का जो इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही गहरी पढ़ाई करी थी। उनका ना मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उनने क्या किया, मैथ्स और साइंस की नॉलेज को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद कुछ इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि भाई ट्रेड्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब हुआ क्या, इनके साथ जो है ना काफ़ी ट्रेजेडी हुई। उस समय जो है ना लोग डार्विन को बहुत पूजते थे, बिल्कुल भगवान मानते थे। तो मेंडल के जो काम था ना उसको लोगों ने ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट नहीं किया, और बोला कि कुछ भी आप बोल रहे हो, आपके पास एग्जैक्टली कोई प्रूफ नहीं है, तो आप जो बता रहे हो कैसे ट्रेड्स का इनहेरिटेंस होता है, ये जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है बात, ये पच नहीं रही है। लेकिन फिर हुआ क्या, मेंडल की डेथ हो गई, और उसकी डेथ के 16 ईयर्स बाद फिर से जो है ना लोगों ने क्या किया, मेंडल ने जो काम किया था ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के ऊपर, उसको फिर से जो है ना सर्च किया, और फिर लोगों ने पाया कि भाई सर मेंडल ने जो बातें कही थी आज से 16 साल पहले वो बिल्कुल सही थी। मेंडल ने अपने इस काम के ऊपर अपनी ज़िंदगी के 34 ईयर्स दिए थे, लेकिन उनके साथ में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उनके काम को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अप्रिशिएट छोड़ो किसी ने माना ही नहीं कि आप सच बोल रहे हो। और क्या हुआ, डेथ हो गई उनकी। फिर डेथ के 16 साल बाद जो है उनकी स्टडी को फिर से जो है ना रीडिस्कवर किया गया, देखा गया कि भाई इनने जो बातें कही थी आज से कई सालों पहले वो बातें बिल्कुल सही थी। तब तो माना नहीं हमने, तब तो हम डार्विन कर रहे थे, लेकिन मेंडल की जो बातें थी वो बिल्कुल सही थी, जिसके कारण हम बोलते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनके काम को नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। आई होप
ये सब चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी, ये सब आप बातें पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको एक क्विक रिविजन दे रही हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, मेंडल ने ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को तो पढ़ा, लेकिन किस में पढ़ा, तो उनका जो भी उनका वर्क प्लेस रहा होगा, तो वहाँ पे एक गार्डन था, गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, एक पौधा था किसका, मटर का पौधा, यानी कि पी प्लांट था। तो उन्होंने अपने जो भी ट्रेड्स का जो इनहेरिटेंस है उसकी स्टडी के लिए उस मटर के पौधे को चुना। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्या था उस मटर के पौधे में कि मेंडल ने जो है ना उसी पे अपना पूरा काम किया। तो देखो, मटर के पौधे के पास कुछ कैरेक्टर्स थे और उन कैरेक्टर्स के कारण मेंडल के लिए वो मटर का पौधा क्या बन गया, काफ़ी स्पेशल बन गया। कैसे, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, ठीक है। हुआ क्या कि मटर के पौधे के पास क्या था, डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मटर के पौधे के पास प्रेजेंट थे। जैसे कि मटर का जो पौधा है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, मोस्टली हम बोलते हैं कि पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर का होना क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन कौन से कलर का फ्लावर है ये क्या है, मटर के प्लांट का एक ट्रेट है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मोस्टली हम बोलते हैं कि मटर के पौधे में जो फ्लावर आते हैं उनका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑपोजिट कलर भी दिखाई देते हैं, यानी कि कभी कभी मटर के पौधे में वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें दिखाई दिए। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट, जैसे कि आजकल फैशन चलता है कि हम क्या करेंगे, कोई भी हमको ड्रेस पहननी है तो वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमने वाइट कलर का हमने टॉप पहना है तो हम ब्लैक कलर का क्या पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, ठीक है। तो वाइट और ब्लैक कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड जो है फैशन में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अधिकतर मटर का जो सीड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, गोल गोल होता है, राउंड होता है। और इसके ऑपोजिट कुछ मटर के पौधों में जो उसका सीड है, जो बीज है, वो कैसा होता है, रिंकल्ड होता है, ठीक है, उसमें झुर्रियाँ प्रेजेंट होती हैं। तो गोल गोल होना मटर के सीड का गोल गोल होना और मटर के सीड का रिंकल्ड होना, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट ट्रेट हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं। और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट किसके हैं, एक ही कैरेक्टर के हैं। भाई मटर का पौधा है तो बीज तो आएंगे ही ना, तो मटर के पौधे में सीड का होना एक कैरेक्टर है, लेकिन सीड का कैसा होना है, एक राउंड है और एक रिंकल्ड है। तो ये क्या हो गया, उसका ट्रेट हो गया, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो मेंडल ने क्या देखा कि मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन कैरेक्टर्स के बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो इससे क्या होगा ना, स्टडी आसान हो जाएगी। शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, अब आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन बहुत ही बड़ी होती है, जैसे कि बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, सालों साल जीते रहते हैं, इतने साल जीते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ जो है ना कम पड़ जाए उनके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मेंडल को पढ़ना क्या था, उनको ट्रेट्स का इनहेरिटेंस देखना था कि कैसे जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, है ना, दूसरी से तीसरी जनरेशन में जा रहे हैं। तो सपोज अगर उनने कोई पीपल का पेड़ लिया होता, अब पीपल का जो पेड़ है वो जी रहा है ना, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ ही नहीं रही है, बहुत टाइम लग रहा है या आने में। इतने में क्या होगा, जो स्टडी करने वाला साइंटिस्ट होगा वही जो है ना निपट जाएगा। तो एक ऐसा पौधा चाहिए था जिसकी लाइफ स्पेन कैसी हो, छोटी हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पी प्लांट को लिया गया। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। तो यहाँ पे जो मटर का पौधा है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता था, इसीलिए इसको लिया गया। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, कई सारे सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो कुल मिलाकर के मटर के पौधे में जो है ना बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ थी, जैसे कि हम बोलते हैं कि लाइफ स्पेन छोटी होना, क्रॉस के साथ साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होना, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन, ठीक है, और कैरेक्टर्स के बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का होना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी फीचर्स मटर के प्लांट के मेंडल को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और उनको लगा कि इन फीचर्स के साथ में मटर के पौधे के ऊपर ट्रेट्स का इनहेरिटेंस को स्टडी करना आसान हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने मटर का पौधा यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? मेंडल conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character। उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को क्या करवाया, उन्होंने क्रॉस करवाना शुरू किया, और जो नए नए जनरेशन उनसे ऑब्वियस सी बात है, जब क्रॉस होगी, जब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस होगा तो एक जनरेशन तो बनेगी ही, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी बनेगी। तो ये जितने भी अपकमिंग जनरेशन थी ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, अब देखो, ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से ट्रेड्स को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया? तो कैरेक्टर क्या है, प्लांट की लेंथ। ठीक है, डोमिनेंट कौन सा होगा इसमें ट्रेड, टॉल, और रेसेसिव क्या होगा, ड्वार्फ। कैरेक्टर क्या है, फ्लावर की पोजीशन। तो डोमिनेंट ट्रेड क्या है भाई, फूल तो हर प्लांट में आते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, डोमिनेंट ट्रेड क्या है, एक्सियल है यानी कि ऊपर की तरफ, और रेसेसिव ट्रेड क्या है, टर्मिनल यानी कि आजू बाजू से फूल निकल आते हैं प्लांट के आजू बाजू से। ठीक है, फिर इसके बाद में कैरेक्टर क्या है, शेप ऑफ पॉड। पॉड मतलब कि मटर का जो छिलका होता है जिसको हम फेंक देते हैं निकाल करके, वो क्या कहलाता है, मटर के प्लांट का पॉड कहलाता है। ठीक है, तो पॉड का शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड है, और ये क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। यानी कि देखो, डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या होते हैं, जो कि मोस्टली मटर के प्लांट में वो ट्रेट्स दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉड के शेप की, तो मोस्टली हमको कौन सा ट्रेट दिखाई देगा, इन्फ्लेटेड, और रेसेसिव कौन सा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि आपको कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई देंगी। इन्फ्लेटेड का मतलब ये होता है कि काफ़ी स्मूथ। देखो, आपके पास भी अब ठंड का सीजन है, मटर तो सबके घर में आती होंगी। ठीक है, तो कभी ना मटर को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अधिकतर मटर के जो पॉड्स हैं वो आपको काफ़ी स्मूथ दिखाई देंगे। ठीक है, वो आपको जो है ना काफ़ी इस तरीके के स्मूथ दिखाई देंगे, और कुछ मटर के पॉड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि हाँ, मतलब अभी आपने छिलका खोला नहीं है, लेकिन आपको फिर भी समझ में आएगा कि यहाँ पे एक मटर का दाना, यहाँ पे भी एक मटर का दाना, यहाँ पे भी मटर का दाना, और यहाँ पे भी एक मटर का दाना। तो इस तरीके के पॉड को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कहते हैं। और ये ट्रेट कैसा है, रेसेसिव है। ये कभी आपको हर किसी मटर के पॉड में दिखाई नहीं देगा। मोस्टली जो भी, सपोज आप अपने घर में 1 किलो मटर लेकर के आए हैं, तो उसमें आपको अधिकतर जो पॉड्स हैं वो ऐसे ही दिखाई देंगे, यानी कि इन्फ्लेटेड दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा पॉड का कलर कैसा होता है, डोमिनेंट ग्रीन है, और रेसेसिव क्या है, येलो है। अधिकतर आपको मटर का जो छिलका है वो ग्रीन कलर का ही दिखाई देगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पीले कलर के हो जाते हैं, तो हमको लगता है वो मटर खराब हो गई। खराब नहीं हुई है, जब आप उसके पॉड को खोलोगे ना, तो आपको उसके जो सीड हैं वो बिल्कुल साबित दिखाई देंगे। बस छिलके का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, जो कि क्या है, एक रेसेसिव ट्रेट है। फिर इसके बाद में सीड का शेप राउंड है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे रेसेसिव ट्रेट की, तो रिंकल्ड है। फिर इसके बाद में कलर ऑफ कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सीड है जब वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, मटर का एक दाना है, जब वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, उससे रूट और शूट निकल के आएगी, तो सीड का जो लेफ्ट और राइट साइड है वो क्या कहलाते हैं, कॉटिलेडन कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन का जो कलर है मटर में, वो डोमिनेंट ट्रेट कैसा है, येलो कलर का होता है, और रेसेसिव क्या है, ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर का कलर कैसा होता है, वॉयलेट या पर्पल होता है। ये डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि अधिकतर आपको मटर के प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे, वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे, और रेसेसिव ट्रेट क्या है, वाइट कलर का होना। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सीड का शेप कैसा है, राउंड है, रेसेसिव है, रिंकल्ड। ठीक है, सीड का कलर डोमिनेंट कौन सा है, येलो वाला है, रेसेसिव कौन सा है, ग्रीन वाला है। फ्लावर का कलर डोमिनेंट कौन सा है, पर्पल, रेसेसिव कौन सा है, वाइट है। पॉड का शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड। देखो यहाँ पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। पॉड का जो कलर है डोमिनेंट कौन सा है, येलो है, और ये ग्रीन है। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब इससे पहले कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कुछ टर्म्स आपको क्लियर होंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, डोमिनेंट जीन। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, द जीन विच डिसाइडेड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट क्या करेगा, डोमिनेंट ट्रेट को जो है ना कोड करेगा। रेसेसिव क्या करेगा, रेसेसिव वाले ट्रेट को आप बोल सकते हो कि कोड करता है। ठीक है, डोमिनेंट जीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जीन होता है जो कि रेसेसिव जीन के प्रेजेंस में भी क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। जैसे कि पापा से जो जीन आया था, ठीक है, ब्लैक कलर की आंखों वाला, वो एक डोमिनेंट। मदर से जो जीन आया था उसमें कौन सा ट्रेट था कि
आंखों का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। यानी कि बच्चे के पास दोनों ही जीन्स गए हैं, है ना, दोनों ही ट्रेड्स गए हैं कि ब्लैक कलर की आंखें भी हो सकती हैं, ब्राउन कलर की भी आंखें हो सकती हैं, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, डोमिनेंट वाला जीन। ये डोमिनेंट जीन क्या करता है, रेसेसिव जीन की प्रेजेंस में भी खुद को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। इसका ऑपोजिट कौन होता है, रेसेसिव जीन। ये जो रेसेसिव जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। आप खुद ही सोचो, एक हट्टा कट्टा बच्चा है ना, एक डोमिनेंट बच्चा और एक बेचारा रेसेसिव बच्चा, डरा सा सहमा हुआ सा। जब तक क्लास में वो डोमिनेंट बच्चा रहेगा तब तक वो डरा सहमा सा बच्चा अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कभी भी अपने मन की नहीं चला पाएगा। जिस दिन वो डोमिनेंट बच्चा क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, और वो जो डरा सा सहमा हुआ सा बच्चा है उसी के जैसा एक और बच्चा क्लास में आ गया, डरा सा हुआ, सहमा सा हुआ, तो क्या होगा, दोनों ही डरे सहमे बच्चे क्या करेंगे, आपस में फ्रेंड्स बन जाएंगे, और इसके बाद में वो क्या करेंगे, क्लास को क्लास में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी कर पाएंगे, जहां उनको बैठना होगा, जो खाना होगा, जैसी बात करनी होगी, जिससे बात करनी होगी वो कर पाएंगे। तो रेसेसिव जीन का भी यही होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव जीन अगर प्रेजेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर दो रेसेसिव जीन प्रेजेंट हैं तो फिर रेसेसिव जीन अपने आप को डोमिनेंट जीन के एब्सेंस में एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है, तो रेसेसिव जीन क्या होता है, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। यानी कि अपने से ही मिलता जुलता अगर कोई रेसेसिव जीन है उसके पास, तो रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ऑर्गेनिज्म में, और वो भी कैसे, डोमिनेंट जीन की एब्सेंस में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जीन समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं किसकी, फिनोटाइप की। ठीक है ना, फिनोटाइप क्या होता है, जो भी आपको एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दिखाई देती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, किसी भी आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो भी मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हो वो क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप हम बोलते हैं कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में, या अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है ना थोड़ा सा हैवी लग रहा हो तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, मेकअप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मेकअप। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है उसको हम क्या कहते हैं, उसका जीनोटाइप कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं, कैसा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, इसको कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर होता है कौन, जीन। जीन डिसाइड करेगा, डीएनए डिसाइड करता है कि कैरेक्टर कौन सा होने वाला है, और डीएनए के अंदर जो जीन है वो डिसाइड करता है कि कैरेक्टर में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होने वाला है। तो जो पूरा जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं, उसका जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, चलो और आगे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कि व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस और ब्रीड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड F1 जनरेशन और फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ठीक है ना, F मतलब क्या होता है, फाइलियल जनरेशन मतलब होता है, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स ने क्या किया है, उनका क्रॉस हुआ है और उससे एक जनरेशन बनी है, तो वो जो जनरेशन है वो क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाएगी। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आती है F2 जनरेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस और ब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकंड प्रोजेनी, देन progeny is called filial generation और F2 generation. The offspring produced by the F1 generation. मतलब क्या है, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने क्या किया, उनके बीच में क्रॉस हुआ, एक नया ऑफस्प्रिंग बना, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है ये भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, दूसरे किसी प्लांट के साथ। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग से दोबारा जब वो क्रॉस करेगा तो जो न्यू जनरेशन आएगी, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो जनरेशन कौन सी कहलाएगी, ऑफस्प्रिंग की F2 जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म से जो नई जनरेशन आई है, जो नए ऑर्गेनिजम्स आए हैं, ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से बना क्या, एक ऑफस्प्रिंग,
वो हुआ F1 जनरेशन। इस ऑफस्प्रिंग में भी क्या किया है, ब्रीड किया है, क्रॉस किया है, इसके भी बच्चे बने हैं। तो ये जो बच्चों वाली जनरेशन आई है इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। कई बार आपने सुना होगा कि खच्चर के बारे में, म्यूल के बारे में, कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग आप बोल सकते हो कि वैरायटीज़ लेते हैं, एक डोंकी और एक हॉर्स, और दोनों को ही मिला के क्या बनाते हैं, उनके बीच में ब्रीड करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, म्यूल यानी कि खच्चर बन जाता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में भी ऐसे ही होता है। अलग अलग वेराइटीज़ के अगर आपने प्लांट्स को क्या किया है, क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने के बाद जो नया पौधा आएगा, जो नया प्लांट आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। क्लास 9th में हमने हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर पढ़ा है ना। वहाँ पे हमने देखा था कि सपोज एक टमाटर का प्लांट है जो कि कैसा है, काफ़ी डिजीज रेजिस्टेंट है ना, और कम मेंटेनेंस वाला है, लेकिन उसके जो टमाटर है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो इतने टेस्टी नहीं होते हैं। वहीं क्या है, एक दूसरा टमाटर का पौधा है जिसके टमाटर काफ़ी लाल हैं, काफ़ी जूसी हैं, काफ़ी टेस्टी हैं, लेकिन उसका जो प्लांट है ना वो काफ़ी कमज़ोर है ना, और जो भी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस है उसमें वो इतने अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए है जो कि कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो, और उसके टमाटर कैसे हो, थोड़े से जूसी भी हो, टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वैरायटीज़ को हम क्या करेंगे, ब्रीड करवा देंगे, जिससे कि एक हाइब्रिड टमाटो का प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये जो हाइब्रिड टमाटो का प्लांट है ये डिसीजेस से भी रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग भी है, इसके जो टमाटोज हैं वो जूसी भी हैं, टेस्टी भी हैं, सब बढ़िया है। तो ये जो टमाटर बना है ये क्या है, एक हाइब्रिड है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट के पास हम बोल रहे हैं कि रेड कलर के क्या आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, फ्लावर्स कैसे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसी जनरेशन से इसी प्लांट में रेड फ्लावर्स का आना शुरू हुआ है, कई जनरेशन से। भाई ये जो प्लांट है ये भी तो किसी दो प्लांट से मिलकर बना ही होगा ना, तो इस प्लांट का जो पेरेंट प्लांट्स होंगे, उन पेरेंट प्लांट्स के अंदर भी हम बोलते हैं कि रेड कलर के फ्लावर्स आते ही होंगे। तो प्योर ब्रीडिंग में हम बोलते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो कि अनचेंज्ड रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कई जनरेशन से एक ही एक कैरेक्टर जो है आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो चेंज नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। फिर इसके बाद में एक होती है होमोजाइगस कंडीशन और एक होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, देखो, अ कंडीशन इन विच द टू मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर सिमिलर। अब ये होमोजाइगस छोड़ो, ये एलिलिक पेयर क्या होते हैं, तो जैसे कि अगर मैं आपको एलील वर्ड का मतलब समझाऊं, तो एलील वर्ड का मतलब होता है ऑल्टरनेट वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। एक जीन का जो ऑल्टरनेट वेरिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट है जिसका कैरेक्टर क्या है, सपोज फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर्स का आना, ठीक है। अब फ्लावर कौन से कलर के आ रहे हैं वो क्या हो गया, उसका ट्रेट हो गया। ठीक है, तो एक जीन है हमारे पास, और वो जीन क्या कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर का रेड कलर को कोड कर रहा है। क्या बोला मैंने कि मेरे पास क्या है, एक प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, तो फूल का आना क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन कौन से कलर के फूल आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका आप बोल सकते हो कि ट्रेट हो जाएगा। तो उस प्लांट के अंदर जीन प्रेजेंट होगा, और ये जीन क्या कर रहा है, फ्लावर के रेड कलर के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, एक और ऑल्टरनेट जीन इसी जीन के साथ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, किसी दूसरे कलर के लिए कोड करेगा। सपोज हम बोलते हैं कि व्हाइट कलर के लिए क्या कर रहा है, वो कोड कर रहा है दूसरा जीन। ठीक है, तो ये जो दूसरा जीन प्रेजेंट है ना, ऑल्टरनेट जीन प्रेजेंट है दूसरे कैरेक्टर को, दूसरे ट्रेट को कोड करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या आपको एलील वर्ड का समझ में आया, मतलब ऑल्टरनेट वेरिएशन ऑफ अ जीन। लिख लो यहाँ पे, एलील का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट वेरिएशन ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेट वेरिएशन ऑफ अ जीन। तो प्लांट के पास फ्लावर्स आते हैं, वो उसका कैरेक्टर है, लेकिन कौन से कलर के आ रहे हैं वो उसका ट्रेट है। तो एक जीन है प्लांट के अंदर जो कि उसके रेड कलर के फ्लावर के लिए
कोड कर रहा है। इस जीन के साथ साथ एक और ऑल्टरनेट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दूसरे कलर के लिए कोड कर रहा है, यानी कि व्हाइट कलर के लिए कोड कर रहा है। तो ये जो दूसरा जीन प्रेजेंट है ना, ऑल्टरनेट जीन, इसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। और दोनों ही जीन्स को मिलाकर के हम क्या कहलाते हैं, क्या बोला जाता है, इसको एलेलिक पेयर कहलाया जाता है। ठीक है, दोनों ही जीन्स को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम, एलेलिक पेयर कहते हैं। ठीक है, चलो अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि जो दोनों मेंबर्स हैं एलेलिक पेयर के, वो कैसे हो, सिमिलर हो। इसका मतलब क्या, अभी हमने एक एलेलिक पेयर बनाना सीखा कि इस एलेलिक पेयर में क्या है, दो जीन्स हैं। अब अगर ये दोनों ही जीन्स क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेट को अगर ये कोड करते, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑल्टरनेट जीन प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, पौधे के व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए ट्रेड को कोड कर रहा है। अगर ये व्हाइट कलर नहीं, अगर ये क्या करता, रेड कलर के फ्लावर के लिए ही क्या करता, ये कोड करता, तो ये क्या बन जाती, होमोजाइगस कंडीशन बन जाती। एलेलिक पेयर मतलब क्या, जीन का एक ग्रुप। ठीक है, एलेलिक पेयर में क्या होता है, जीन का एक ग्रुप आता है। तो अगर दोनों ही जीन्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ही जीन्स सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, तो वो एलेलिक पेयर की कंडीशन क्या हो जाएगी, होमोजाइगस हो जाएगी। और अगर दोनों ही जीन्स कैसे हैं, आपस में अलग अलग हैं, एक किसी दूसरे ट्रेट के लिए कोड कर रहा है और दूसरा किसी दूसरे ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एलेलिक पेयर का एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक एलेलिक पेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक एलेलिक पेयर है, जहां पे हमको दो कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं। ये कैपिटल टी है क्या, ये दोनों ही क्या है, जीन्स हैं। जो पहला वाला कैपिटल टी है वो क्या है, एक ऐसा जीन है जो कि प्लांट के टॉलनेस वाले ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। और जो दूसरा वाला आपको कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वो जीन है जो कि पौधे के टॉलनेस वाले ट्रेट के लिए ही क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। तो ये एक एलेलिक पेयर है जिसमें कि दोनों जीन्स क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही जीन्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली आपको स्मॉल टी दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि टॉलनेस को बेसिकली जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो रेसेसिव ट्रेट है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एलेलिक पेयर है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी क्या है, ये भी एक एलेलिक पेयर है। यहाँ पे आपको दो जीन्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला वाला जो स्मॉल टी है वो क्या बता रहा है, एक ऐसा जीन जो कि प्लांट के ड्वार्फ ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। और जो दूसरा वाला स्मॉल टी है वो भी क्या है, एक जीन है जो कि क्या बता रहा है, वो जीन भी हम बोल रहे हैं कि प्लांट के ड्वार्फ ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गए, दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन हो गई। अब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन भी आता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि एलेलिक पेयर में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये एक एलेलिक पेयर है, यहाँ पे भी दो जीन्स हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी वाला जीन है वो क्या कर रहा है, प्लांट के टॉल ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये क्या कर रहा है, ये प्लांट के ड्वार्फ ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एलेलिक पेयर बन रहा है जिसके अंदर दो जीन्स हैं, लेकिन ये दोनों जीन्स कैसे हैं, अलग अलग ट्रेट्स के लिए कोड कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को ये शो कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑफस्प्रिंग, जो कि हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल वर्ड को हटा देना, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हीं को हम ऑफस्प्रिंग्स कहें। कोई भी रिप्रोडक्शन हो, जब हम बोलते हैं कि जो नया बच्चा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मेंडल का अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखो हाइब्रिड बेसिकली क्रॉस होगा तो हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, लेकिन इस हाइब्रिड में करना क्या था, इस हाइब्रिड में केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना था, सिंगल कैरेक्टर वॉज स्टडीड। मैंने आपको पी प्लांट के बारे में इतने सारे कैरेक्टर्स बताए थे, है ना, कि फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, टर्मिनल है, और इसके अलावा पी प्लांट का हाइट कैसा है, टॉल है, ड्वार्फ है, सीड का कलर कैसा है, पॉट का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, पॉट का शेप कैसा है। इतने सारे कैरेक्टर्स में अभी हम नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस से एक हाइब्रिड बनवाएंगे और उस हाइब्रिड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को
पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर, इसको सिंगल कर लेना, डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल फर्स्ट सिलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट्स, दैट इज द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस्ड सिमिलर ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो मटर के पौधे लिए गए, एक था लंबा और एक था छोटा, एक था टॉल एक था ड्वार्फ, ठीक है। लंबा हो चाहे छोटा हो, दोनों ही प्लांट्स कैसे थे, प्योर लाइन प्लांट्स थे, यानी कि ये वाला जो पी प्लांट था जो कि टॉल था, इसकी जो पहले वाली जनरेशन्स थी ना वो सबकी सब कैसी थी, लंबी थी। एक भी पौधा ऐसा नहीं आया था मटर का जो कि ड्वार्फ रहा हो, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा वाला आप बोल सकते हो कि जो पौधा था वो कैसा था, छोटा था, लेकिन ये छोटा कैसा था, प्योर लाइन प्लांट था, यानी कि इसके पहले की जितनी भी जनरेशन्स आई थी वो सब कैसी थी, बौनी ही थी, छोटी थी। एक भी पौधा ऐसा नहीं आया था जो कि कैसा हो, टॉल हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों ही, भले ही वो एक छोटा हो एक लंबा हो, दोनों ही कैसे थे, प्योर लाइन पी प्लांट्स थे, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्या बनाऊं, दोनों ही पी प्लांट्स के लिए एक एलेलिक पेयर बनाना चाहूँ, ठीक है ना। एलेलिक पेयर मतलब क्या कि मैं अगर जीन का क्या करूँ, जीन्स का एक ग्रुप बनाना चाहूँ, ठीक है। तो जो टॉल प्लांट है, अब जो कि हम बोल रहे हैं कि दोनों प्लांट्स कैसे हैं, प्योर लाइन के हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला जो टॉल वाला प्लांट है ना, इसमें एलेलिक पेयर क्या बन सकता है, कैपिटल टी, है ना। ये वाला जो आप बोल सकते हो कि प्लांट जो है, इसमें एलेलिक पेयर क्या बन सकता है, कैपिटल टी, यानी कि दोनों ही जीन्स कैसे हैं, दोनों ही जीन्स सेम टॉल ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गई, होमोजाइगस कंडीशन बन गई। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जो हमने दूसरा वाला पौधा लिया है जो कि कैसा है, ड्वार्फ है, उसमें एलेलिक पेयर हम कैसे बना सकते हैं, उसमें एलेलिक पेयर हम बना सकते हैं स्मॉल टी, यानी कि इस छोटे से पी प्लांट के अंदर जो भी जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लांट के ड्वार्फ ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन है और इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन है। होगा क्या, अब अगर इस प्लांट के साथ आप कोई भी XYZ प्लांट को क्या करोगे, अगर आप ब्रीड करवाओगे, तो ये क्या करेगा, अपना टॉलनेस वाला ही ट्रेट देगा। और ये वाला जो पी प्लांट है, इसको अगर आप किसी भी प्लांट के साथ, पी प्लांट के साथ, ऑब्वियस सी बात है, पी प्लांट के साथ अगर आप क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तो इसके पास से कौन सा ट्रेट आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फनेस वाला ही ट्रेट आने वाला है। तभी तो इनको हम प्योर लाइन प्लांट्स कह रहे हैं कि इन दोनों की जनरेशन कैसी थी, एक जैसी थी, मतलब कि इस वाले की जनरेशन कैसी थी, सबकी सब लंबी थी, और छोटे वाले प्लांट की कैसी थी, पूरी की पूरी जनरेशन छोटी छोटी थी। इनसे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी कैसी होगी, ये अपनी तरफ से टॉलनेस का ट्रेट देगा और वो अपनी तरफ से ड्वार्फनेस का ट्रेट देगा, ठीक है। तो हमने दोनों का ही क्या बना दिया है, एक एक एलेलिक पेयर बना दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो गैमेट फॉर्म करेगा टॉल वाला प्लांट, उसके पास हम बोलते हैं कि एक जीन जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, कैपिटल टी वाला, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही जीन्स क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। तो गैमेट्स में कोई भी जीन जाए क्या फर्क पड़ता है, तो गैमेट में हम बोलते हैं कैपिटल टी आ गया, इसके गैमेट में हम बोलते हैं कि स्मॉल टी आ गया। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है ना। गैमेट में तो हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जीन्स भी हम बोलते हैं हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि कौन सा वाला जीन जाएगा, स्मॉल टी वाला, क्योंकि उसके पास स्मॉल टी ही वाला तो है, ड्वार्फनेस के ट्रेट को कोड करने वाले ही तो जीन है उसके पास, कैपिटल टी तो है ही नहीं उसके पास। तो दोनों की ही गैमेट से क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या करेंगे, आपस में बेसिकली गैमेट्स का फ्यूजन होगा और इस फ्यूजन से क्या बन जाएगा, एक हाइब्रिड बन जाएगा। अब ये जो हाइब्रिड है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F1 जनरेशन। पेरेंट से क्या बना है, एक ऑफस्प्रिंग बना है, पहली जनरेशन आई है, तो उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला जो पौधा आया है ये दिखने में तो कैसा है, लंबा है। क्यों लंबा है, क्योंकि भाई इस पौधे को बनाने के लिए जो गैमेट्स आए थे, उन दोनों ही गैमेट्स में एक जीन था, आप बोल सकते हो कि डोमिनेंट ट्रेट को कोड करने वाला, और दूसरा जीन था कौन सा, दूसरा जीन था रेसेसिव ट्रेट को कोड करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो क्या रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो हुआ क्या,
जो हाइब्रिड बना, हालांकि उसमें दोनों ट्रेट थे, ड्वार्फनेस के लिए भी और टॉलनेस के लिए भी, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, डोमिनेंट जीन हुआ, इसलिए जो हाइब्रिड बना यानी कि जो F1 जनरेशन आई उसमें क्या हो गया, उसमें हम बोलते हैं कि वो कैसा हुआ, टॉल ही हुआ। ठीक है, आई होप इतना समझ में सबको आ गया होगा। अब क्या हुआ, अब जो है मेटिंग कराई गई। मेटिंग किससे कराई गई, तो इसी के जैसे सेम प्लांट के साथ मेटिंग कराई गई। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक जनरेशन, बेसिकली इन दोनों पौधों ने क्या किया, ब्रीड किया, ब्रीड करने के बाद एक हाइब्रिड बना, दोबारा ब्रीड किया, दोबारा ब्रीड करने के बाद हम बोलते हैं कि सेम इसी टाइप का जो है ना पौधा निकल के आएगा, सेम इसी टाइप का हम बोलते हैं कि हाइब्रिड निकल करके आएगा। अब दोनों ही हाइब्रिड को हम क्या कर रहे हैं, आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, आपस में ब्रीड करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों पौधे हैं इनके पेरेंट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये वाला जो पौधा आया है जो कि टॉल है, इसके भी पेरेंट्स कौन से हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ये वाला जो बच्चा आया है, ऑफस्प्रिंग आया है, इसके भी पेरेंट्स कौन से हैं, सेम ही है, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही सेम पेरेंट्स वाले ऑफस्प्रिंग को आपस में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, उनको आपस में ब्रीड करवा रहे हैं। तो होगा क्या, आप बोल सकते हो कि ये वाला जो हाइब्रिड है, ठीक है, इसके पास जो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, इनके गैमेट्स के पास दोनों ही आप बोल सकते हो कि ट्रेट्स आएंगे, टॉलनेस वाला भी और ड्वार्फनेस वाला भी। सिमिलरली हम बोलते हैं कि ये वाला जो हाइब्रिड होगा, ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, इसके गैमेट्स के पास भी दोनों ट्रेट आएंगे, टॉलनेस वाला भी और ड्वार्फनेस वाला भी। क्यों, क्योंकि इनके पास दोनों ट्रेट्स हैं, तो अपने दोनों ट्रेट्स क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये देना चाहेंगे। भाई इनने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि इनके पास ले दे करके केवल एक ही ट्रेट था, पेरेंट के पास टॉल वाला ट्रेट था और दूसरे पेरेंट के पास हम बोलते हैं कि ड्वार्फनेस वाला ट्रेट था। लेकिन हुआ क्या, अब जब ये दोनों हाइब्रिड्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के आएंगे तो दोनों ट्रेट्स को ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने की कोशिश करेंगे, भले ही वो डोमिनेट वाला ट्रेट हो, फिर वो चाहे रेसेसिव ट्रेट हो। तो इनके गैमेट्स में हम बोलते हैं कि कैपिटल T स्मॉल t दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ये कैपिटल T और ये क्या होगा, सॉरी ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, ये भी कैपिटल T है, ये भी स्मॉल t है। ठीक है, अब इन दोनों हाइब्रिड्स के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो होगा क्या, एक बच्चा आया, अब इस एक बच्चे में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 50-50 कैरेक्टरिस्टिक तो आएंगे ना। तो एक पेरेंट से इसको मिला कैपिटल T, दूसरे पेरेंट से इसको क्या मिला, तब भी उसको कैपिटल T बना। ठीक है, तो इसके पास कौन सा आ गया, कैपिटल T। अब इसके बाद में जो दूसरा बच्चा बना, दूसरे बच्चे को पहले वाले पेरेंट से कौन सा ट्रेट मिला, कैपिटल T वाला। ठीक है, और दूसरे वाले पेरेंट से कौन सा मिल गया, उसको स्मॉल t वाला ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना तीसरा बच्चा, तीसरे बच्चे में हम बोलते हैं कि उसको पहले वाले पेरेंट से, ठीक है, पहले वाले पेरेंट से उसको कौन सा आप बोल सकते हो कि ट्रेट मिला, तो आपने बोला कि स्मॉल t वाला मिल गया। ठीक है जी, ये बना दिया कि हमने स्मॉल t। दूसरे वाले पेरेंट से भी उसको कौन सा ट्रेट मिला, ड्वार्फनेस वाला, यानी कि यहाँ भी उसको मिल गया क्या, स्मॉल t। अब एक और बच्चा बना, एक और बच्चे में हमने बोला कि अब इसके पास जो है ना कौन सा ट्रेट आएगा पहले वाले पेरेंट से, तो आपने बोला स्मॉल t वाला आएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले पेरेंट से इसको क्या मिल गया, कैपिटल T मिल गया। ठीक है, तो हुआ क्या, इन दोनों प्लांट से 4 बच्चे बने और चारों बच्चों के पास कौन कौन से ट्रेट आए वो मैंने लिख दिए हैं। इसके पास दोनों ट्रेट्स आए हैं, किसके लिए, टॉलनेस के लिए। इसके पास एक आया डोमिनेंट, एक आया रेसेसिव, एक आया टॉलनेस वाला, एक आया रेसेसिव वाला। इसके पास दोनों हम बोलते हैं कि ड्वार्फनेस वाले ही ट्रेट्स आए हैं, और इसके पास एक टॉलनेस वाला आया है और एक ड्वार्फनेस वाला आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ड्वार्फनेस के साथ टॉलनेस है तो सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस वाला ट्रेट ही क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। पौधा तभी ड्वार्फ होगा जब उसके पास दोनों ट्रेट्स कौन से होंगे, रेसेसिव वाले होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, 4 बच्चों में से जो 3 बच्चे हैं वो टॉल ही रहेंगे, बाकी एक कैसा रहेगा, ड्वार्फ ही रहेगा। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:1। क्यों, क्योंकि 4 बच्चे में से 3 लंबे थे और एक कैसा था, ड्वार्फ था। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। ठीक है, कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो, PR लिख देती हूं मैं, PR क्या हो जाएगा, 3:1। इसके बाद में एक आता है जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या निकालेंगे, इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इनमें से ऐसे कितने 4 बच्चों में से ऐसे कौन से 4 प्लांट है, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको
हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाई दे रही है, यानी कि एलिलिक पेयर जिसमें कि दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं, या बोल सकते हो कि डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट को कोड करने वाले दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इन चारों बच्चों में से हमको ये दोनों, जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, सेकंड और फोर्थ वाला, ठीक है, मैं इसको अलग से मार्क कर देती हूँ, ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला। तो हमको इन चारों बच्चों में से, चारों पी प्लांट में से दो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके पास आप बोल सकते हो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि उनके पास दोनों ही ट्रेट आए हैं, टॉलनेस वाला भी और ड्वार्फनेस वाला भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बाकी की जो 2 रह गए हैं, ठीक है, उनमें क्या है, एक के पास सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस वाला ही ट्रेट आया है, और जो दूसरा है उसके पास कौन सा ट्रेट आया है, जो रिमेनिंग है फोर्थ वाला, उसके पास हम बोलते हैं कि कौन सा ट्रेट आया है, सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फनेस वाला आया है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1:2:1। 1 कौन सा है? ये 1 क्या डिनोट कर रहे हैं? होमोजाइगस वाले को, और ये 2 कौन सा डिनोट कर रहा है? हेट्रोजाइगस वाले को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके बताया कि भाई किस तरीके से ट्रेड्स का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। जब उन्होंने 2 प्योर लाइन पी प्लांट्स को आपस में क्या किया, क्रॉस करवाया, एक था टॉल एक था ड्वार्फ, तो जो हाइब्रिड बने, कितने भी हाइब्रिड क्यों ना बन जाए, वो सब कैसे होंगे? टॉल ही होंगे, ठीक है। लेकिन उनका आप बोल सकते हो कि जेनेटिक मेकअप कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा नहीं है कि टॉलनेस वाला ट्रेट नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि ड्वार्फनेस वाला ट्रेट नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो रेसेसिव है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या? जब इन दोनों हाइब्रिड्स को आपस में मेट करवाया जाएगा, तो अगर एक ऐसी कंडीशन आई है जहाँ पे दोनों रेसेसिव जीन जो है साथ में आ गए हैं, तब जाकर के वो रेसेसिव जीन मिलके एक रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इसीलिए 4 जो पौधे पैदा हुए उसमें से एक पौधा कैसा था? छोटा था, ठीक है। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। अब अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो वो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक हो चुका है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन को समझेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे जो बेबी होने वाला है, जो ऑफरिंग होने वाला है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, लड़का होगा लड़की होगी, कैसे पता किया जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।